पिछले 5 सालों में गोकू की शादी हो चुकी है और उसने पिकोलो को भी हरा दिया है। अब गोकू का जीवन शांतिपूर्ण चल रहा है, लेकिन अब जानते ही हैं शांति गोकू के लिए थोड़ी असामान्य है। तभी एक रहस्यमय स्पेसशिप धरती की तरफ बढ़ती दिखाई देती है। गांव में एक किसान अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त है जब अचानक एक स्पेसशिप धरती पर आ गिरती है। इससे एक बड़ा धमाका होता है और किसान इसे देखने के लिए पास पहुंचता है। वहाँ एक एलियन स्पेसशिप से बाहर निकलता है जिसकी आंखों पर एक स्काउटर लगा है जो दूसरे की पावर लेवल को माप सकता है। जब स्काउटर किसान की पावर लेवल को मापता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता क्योंकि किसान की पावर लेवल बेहद कम होती है। किसान डरता है और उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलियन पलक झपकते ही गोली पकड़ लेता है और उसे वापस किसान की तरफ फेंक देता है, जिससे किसान मर जाता है। इसी बीच हमें गोकू और उसके बेटे गुहान की झलक दिखाई देती है। गुहान जंगल में तितली के पीछे भाग रहा है और अचानक एक शेर उसका पीछा करने लगता है। गुहान डरकर शेर से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टोपी शेर के हाथ लग जाती है। गुहान रोता है और शेर से अपनी टोपी वापस मांगता है जैसे कोई चॉकलेट हो। गुहान एक नदी में गिर जाता है और पानी के बहाव में बहने लगता है। गोकू उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बीच में एक चट्टान आ जाती है जिससे वे गुहान तक नहीं पहुंच पाता। आखिरकार गुहान किसी तरह खुद को बचा लेता है और एक पेड़ की टहनी पर जा बैठता है। इधर एलियन जिसका नाम रेडिट्स है पिकोलो के पास पहुंचता है। पिकोलो सोचता है कि यह गोकू है, लेकिन उसकी पावर लेवल देखकर उसे समझ आता है कि यह गोकू नहीं हो सकता। रेडिट्स पिकोलो से लड़ने की धमकी देता है, लेकिन उसे समझ आता है कि पिकोलो उसके मुकाबले का नहीं है, इसलिए वह उसे छोड़कर आगे बढ़ता है। आखिरकार रेडिट्स धरती पर अपने भाई की तलाश में है, जो और कोई नहीं बल्कि गोकू ही है। रेडिट्स एक सियान है और वह गोकू को याद दिलाने आया है कि उसका असली उद्देश्य धरती को तबाह करना था। तभी हमें मास्टर रोसी को दिखाया जाता है जो हमेशा अपनी मस्ती में रहते हैं। बुल्मा को देखकर कहते हैं, अरे वाह बुल्मा, आजकल तो तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। बुल्मा भी जवाब देती है, अरे आप भी बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। इसी बीच क्रिलीन पूछता है, गोकू आएगा कि नहीं? रोसी कहते हैं, आएगा आएगा जरूर आएगा, उसने तो कहा था कि वह यहीं मिलेगा। तभी बुल्मा टेंशन में बोलती है, वैसे यमचा कहाँ है? और जवाब में बताती है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। बेचारा आजकल बेसबॉल खेलते खेलते किसी और लड़की के पीछे पड़ गया है। फिर जैसे ही गोकू और उसका बेटा गुहान पहुँचते हैं, सब चौंक जाते हैं। गुहान मासूमियत से सबको हाय करता है, लेकिन जैसे ही टर्टल की तरफ बढ़ता है थोड़ा डर जाता है। मास्टर रोसी कह उठते हैं, अरे ये टर्टल है, इसे खतरा नहीं है। अब मजेदार बात यह है कि बुल्मा गुहान से पूछती है, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? गुहान मासूमियत से जवाब देता है, क्या बड़े होकर मैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। बुल्मा सोचती है कि ये डॉक्टर बनने का सपना गोकू से कैसे मेल खाता है। तभी गोकू बताता है कि गुहान के सिर पर उसके दादाजी की ड्रैगन बॉल लगी हुई है और सब सोच में पड़ जाते हैं। यहाँ तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन तभी वह एलियन पहुँच जाता है और कहता है, काकरोट आखिरकार तुम मिल ही गए। गोकू भी कंफ्यूज होकर पूछता है, कौन हो भाई और क्या बोल रहे हो? एलियन कहता है, तुम्हें इस प्लेनेट को तबाह करना था और तुम यहाँ मस्ती कर रहे हो। क्या तुम्हें बचपन में सिर पे चोट लगी थी? गोकू भी कंफ्यूज होकर पूछता है और फिर जैसे ही एलियन क्रिलीन को एक लात मारकर दूर फेंकता है, सबको समझ में आता है कि ये मस्त एलियन असल में गोकू का बड़ा भाई रेडिट्स है। गोकू को समझ आता है कि वह असल में एक साइंस वॉरियर है और उसका काम इस प्लेनेट को खत्म करना था, लेकिन वो भूल गया। रेडिट्स गुस्से में आकर कहता है, भाई तुम अपनी याददाश्त भूल सकते हो, लेकिन मैं नहीं। अभी या तो मेरे साथ चलो या मैं तुम्हारे बेटे को उठा के ले जाऊंगा। फिर गोकू कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और फिर जैसे ही रेडिट्स गोकू को मारता है, गुहान डर जाता है। रेडिट्स गुहान को उठाकर चला जाता है और गोकू जमीन पर तड़पता रह जाता है। गोकू छटपटाते हुए कहता है, हाँ समझ गया, लेकिन रेडिट्स को चैन कहाँ? वो धमकी देते हुए कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे बेटे को इतनी दूर ले जाऊंगा कि तुम उसे कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे। और इसी बीच गुहान रो रो कर परेशान हो जाता है और क्रिलीन कहता है, तू एक सच्चा योद्धा है, फिर भी एक छोटे बच्चे के पीछे छिप रहा है। मास्टर रोसी भी नाराज होकर कहते हैं, ये सही नहीं है रेडिट्स,
गोकू किसी को भी हरा सकता है। रेडिट्स कहता है चुप रहो तुम सब, गोकू भी एक सियान है जैसे मैं हूँ। जल्दी ही सबको पता चल जाएगा कि उसमें कितनी पावर है और जब हम अपने प्लेनेट को फिर से पालेंगे तो इस धरती का नामो निशान मिटा देंगे। गोकू बेबस होकर रेडिट्स के सामने गिर पड़ता है। प्लीज गोहान को छोड़ दो। लेकिन रेडिट्स कहता है थोड़ा सा तो गर्व रखो गोकू, कल सुबह तक सोच लो तुम्हें हमारे साथ आना है या नहीं। रेडिट्स गोहान को लेकर उड़ जाता है और जाते जाते कहता है गोकू उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। गोकू किसी तरह खड़ा होता है और चिल्लाता है गोहान। क्रिलीन चिंतित होकर कहता है गोकू क्या तुम सच में रेडिट्स को हरा पाओगे? मास्टर रोसी शांत होकर बोलते हैं हमें उसे दिमाग से हराना होगा, ताकत से नहीं। गोकू फिर सोचता है रेडिट्स की पूंछ, हाँ हम अगर उसकी पूंछ पकड़ ले तो उसे हरा सकते हैं, जैसे मेरी पकड़ते ही मैं कमजोर पड़ जाता हूँ। क्रिलीन थोड़ा संदेह जताते हुए कहता है पर क्या वो इतनी आसानी से अपनी पूंछ पकड़ने देगा हमें? इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मास्टर रोसी और क्रिलीन साथ देने को तैयार हो जाते हैं। अभी ये तीनों रेडिट्स का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुल्मा कहती है अगर कुछ गलत हुआ तो मैं तुम्हें ड्रैगन बॉल से जिंदा कर दूंगी। लेकिन गोकू कहता है ड्रैगन बॉल से एक ही बार जिंदा किया जा सकता है, अगर इस बार मैं मारा गया तो फिर कोई उम्मीद नहीं। क्रिलीन थोड़ा डरते हुए कहता है मुझे गर्लफ्रेंड भी नहीं मिली और ये सुसाइड मिशन पर जाना पड़ा। बुल्मा ने एक आइडिया दिया, हम ड्रैगन्स बॉल को इकट्ठा कर सकते हैं और ड्रैगन से इस धरती को बचाने की विश मांग सकते हैं। गोकू ने हिम्मत जुटाते हुए कहा नहीं मुझे जल्दी जाना होगा। रेडिट्स को उम्मीद भी नहीं होगी कि मैं इतनी जल्दी आऊंगा। बुल्मा ने रेडार से अटैक किया और पता चला कि गोहान के कैप के ऊपर लगी ड्रैगन बॉल रेडिट्स के पास है। अब गोकू तैयार हो गया। इसी बीच पिक्कोलो एंट्री मारता है, अगर हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे तो रेडिट्स को हरा सकते हैं। गोकू को शक था तुम्हारे ऊपर भरोसा मैं कैसे करूं? तभी पिकोलो जवाब देता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, गोहान किडनैप हुआ है लेकिन ये धरती मेरी है और मैं इसे किसी और के हाथों में नहीं जाने दूंगा। गोकू मान जाता है ठीक है, लेकिन बाद में अगर तुमने दगाबाजी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब दोनों मिलकर रेडिट्स को चुनौती देने निकल पड़ते हैं। इधर चीची इस बात से बेखबर है कि उसका बेटा किडनैप हो गया है, इसे साइंटिस्ट बनाने के ख्वाब में खोई हुई है। रेडिट्स अपने स्पेसशिप के पास पहुंचता है और गोहान को अंदर बंद कर देता है। तभी उसे पता चलता है कि गोकू और पिकोलो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। रेडिट्स हंसते हुए कहता है तुम दोनों की पावर इतनी नहीं कि मुझे हरा सको। लेकिन पिकोलो ने अपनी पगड़ी और कैप उतारकर फेंक देता है जिससे उसकी पावर लेवल बढ़ जाती है। गोकू ने भी अपने ऊपर का वजनदार कपड़ा उतार देता है। अब दोनों तैयार हो जाते हैं रेडिट्स से भिड़ने के लिए। रेडिट्स कहता है आओ मरने के लिए तैयार हो जाओ। गोकू और पिकोलो उस पर हमला करते हैं लेकिन रेडिट्स उन्हें दूर फेंक देता है। रेडिट्स कहता है तुम दोनों से तो मैं बस वार्म अप कर रहा था, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। ये सुनकर गोकू और पिकोलो दोनों के चेहरे ऐसे हो जाते हैं जैसे किसी ने उनके सामने उबली हुई लौकी रख दी हो। रेडिट्स कहता है तुम दोनों मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते, क्यों ना एक गेम खेला जाए। गोकू सोचता है अरे ये तो गेम खेलने की बात कर रहा है, लगता है आज हमारा मरना तय है। लेकिन फिर भी पिकोलो कहता है ठीक है हम तैयार हैं। फिर रेडिट्स बड़े मजे से कहता है तुम मुझे हराने की कोशिश करो, अगर हार गए तो कोई भी भीख नहीं मांग पाएगा अपनी जान की। पिकोलो को गुस्सा आने लगता है और कहता है चलो कोई बात नहीं, मरने के लिए तैयार हूँ। गोकू अपनी धौंस जमाते हुए कहता है इतना कॉन्फिडेंस मत दिखा, हमने तुझे अभी नहीं मारा है। रेडिट्स भी कहता है भाई मैं सियान हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। पिकोलो और गोकू फिर से टीम बनाकर रेडिट्स पर हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन रेडिट्स ऐसे बचता है जैसे मक्खी को हाथ से मारने की कोशिश कर रहे हो। इसी बीच गोकू चिल्लाता है गोहान कहाँ है? रेडिट्स कहता है अरे बेवकूफ, गोहान मेरे स्पेसशिप में है जो कि तुम्हारे पीछे है। गोकू देखता है कि गोहान जोर जोर से रो रहा है और चिल्ला रहा है डैडी
जल्दी मुझे बचाओ। तभी पिकोलो और गोकू फिर से रेडिट्स पर टूट पड़ते हैं, लेकिन रेडिट्स दोनों को ऐसे उछालता है जैसे वो किसी ट्रैम्पोलिन पर कूद रहे हो। पिकोलो कहता है, गोकू मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अपनी अल्टीमेट मूव तैयार कर रहा हूँ। गोकू कहता है, तू बस जल्दी कर, मैं इस रेडिट्स को थोड़ी देर संभाल लेता हूँ। पिकोलो एनर्जी चार्ज करता जा रहा है और गोकू रेडिट्स के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहा है, लेकिन रेडिट्स इतने जोर से गोकू को मारता है कि गोकू दूर जाकर गिरता है। रेडिट्स हंसते हुए कहता है, तुम दोनों से कुछ नहीं हो पाएगा, तुम दोनों मुझे बोर कर रहे हो। अचानक पिकोलो अपनी एनर्जी चार्ज कर लेता है और रेडिट्स की तरफ निशाना साधता है, लेकिन रेडिट्स तो फास्ट है, वह तुरंत उस हमले से बच जाता है। पिकोलो निराश होकर कहता है, यार ये तो बहुत फास्ट है। फिर रेडिट्स गोकू को मारने की तैयारी करता है, लेकिन तभी गोकू उसकी पूंछ पकड़ लेता है। रेडिट्स चिल्लाता है, अरे नहीं छोड़ दो यार, मैं तेरा भाई हूँ। गोकू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पिकोलो कहता है, इसकी बातों में मत आना गोकू, लेकिन गोकू उसकी पूंछ छोड़ देता है और रेडिट्स फिर से अटैक कर देता है। अब गोकू बुरी तरह से घायल हो जाता है और रेडिट्स उसके ऊपर खड़ा होकर उसे दबा रहा होता है। गोहान जो स्पेसशिप में बंद था अपने डैडी की ऐसी हालत देखकर पागल हो जाता है, स्पेसशिप छोड़कर बाहर आ जाता है और रेडिट्स की ओर उड़ने लगता है। अब गोकू की हालत आईसीयू वाली हो गई थी, तो रेडिट्स ने पिकोलो की तरफ भी ब्लास्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी आंखें किसी और एनर्जी को सेंस कर लेती है। अरे ये कोई और नहीं बल्कि हमारा छोटा सा गोहान था, जो गुस्से में तमतमाया हुआ था। गोहान का गुस्सा तो आसमान छू रहा था और वो रेडिट्स की धुलाई करने के लिए पूरी तरह तैयार था। रेडिट्स और पिकोलो दोनों ही चौंक जाते हैं। अब गोहान का एनर्जी ब्लास्ट बना और वो सीधा रेडिट्स के पेट पर जाकर टकराया। रेडिट्स का सूट तो जैसे सस्ता क्वालिटी का निकला, सीधा क्रैक हो गया। रेडिट्स की हालत ऐसी हो गई थी, वो सोच रहा था कि भाई ये छोटा सा बंदा कहाँ से आया, लेकिन जैसे ही गोहान अपने डैडी गोकू के पास पहुंचा, रेडिट्स ने उसे भी एक जोर का मुक्का मार दिया और बेचारा गोहान दूर जाकर गिर पड़ा। गोकू ने जैसे तैसे रेडिट्स को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो तो किसी से नहीं संभल रहा था और अब रेडिट्स ने एक एनर्जी ब्लास्ट किया जिससे वो गोहान को उड़ा देना चाहता था, लेकिन गोकू अपनी आखिरी ताकत जुटाकर रेडिट्स को पीछे से पकड़ लेता है और पिकोलो से कहता है, भाई अब तू अपना स्पेशल मूव निकाल और इसे खत्म कर दे। पिकोलो तो चौंक गया, उसने कहा, तू पागल हो गया क्या, तू भी मरेगा इस ब्लास्ट के साथ, तुझे पता है ना। लेकिन गोकू ने कहा, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसे मारना ही होगा। और पिकोलो ने आखिरकार अपना स्पेशल मूव किया और रेडिट्स और गोकू दोनों को खत्म कर दिया। पिकोलो खुद भी हैरान था कि ये दोनों मर गए, लेकिन रेडिट्स मरते मरते भी हंस रहा था और बोलता है, तुमने क्या कर दिया गोकू, अब मेरे सियान भाइयों को सब पता चल गया है और वो 1 साल में यहाँ पहुँच जाएंगे। दूसरी तरफ चीची घर पर परेशान हो रही थी कि गोकू और गोहान अभी तक क्यों नहीं लौटे। तभी उसे ऑक्स किंग आता हुआ दिखाई देता है और वो भी गोहान के लिए गिफ्ट्स लेकर आया था। इधर मास्टर रोसे, क्रिलीन और बाकी सब भी घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। पिकोलो ने उन्हें बताया कि गोकू अब इस दुनिया में नहीं रहा और तभी हमें सुदूर गैलेक्सी में 2 और सियान दिखाई देते हैं जो रेडिट्स की हार पर हंस रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, चलो अब हम ड्रैगन बॉल इकट्ठा करेंगे और अमर हो जाएंगे, और दोनों हंसते हुए अपने स्पेसशिप में बैठ जाते हैं। अब जब गोकू की बॉडी गायब हो जाती है तो सब चौंक जाते हैं। पिकोलो समझ जाता है कि कामी ने गोकू को अपने पास बुला लिया है ताकि वो उसे ट्रेन कर सके। अब शुरुआत ड्रैगन बॉल जी से होती है, जहां पिकोलो गोहान को ट्रेनिंग के लिए ले जा रहा है क्योंकि उसके पास सिर्फ 1 साल है। वहीं क्रेन ने एक ड्रैगन बॉल उठा लिया है और जल्दी से जल्दी ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करने की सोच रहा है ताकि गोकू को जिंदा किया जा सके। बुल्मा कहती है कि वह गोहान को पिकोलो के हवाले नहीं कर सकती, लेकिन पिकोलो उसे समझाता है कि गोहान के पास इतनी ताकत है कि वह इन लोगों को रोक सकेगा। इसी बीच बुल्मा ट्रांसमीटर निकालती है और देखती है कि रेडिट्स के 2
भाई हमला करने वाले हैं। गोकू को अभी भी ट्रेनिंग करनी है, इसलिए पिक्कोलो गोहान को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। गोहान अभी भी रो रहा है क्योंकि उसे अपने पिता की याद आती है। पिक्कोलो गोहान को समझाता है कि उसके अंदर बड़ी ताकत है और अगर वह उस ताकत को बाहर ला सके तो वह बहुत मजबूत बन सकता है। गोकू को स्नेक रोड पर पहुंचना होता है जो कि 10,000 माइल्स लंबा है। वहां पर गाइड उसे बताता है कि स्नेक रोड बहुत ही कठिन है और गोकू को बहुत ध्यान रखना होगा। गोकू अपनी जर्नी शुरू करता है और पिक्कोलो गोहान को ट्रेनिंग देना शुरू करता है। गोहान का मानना है कि उसके पास पावर नहीं है, लेकिन पिक्कोलो उसे बताता है कि उसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है और वह उसे सिखाएगा कि कैसे वह अपनी ताकत को इस्तेमाल कर सकेगा। अब गोकू स्नेक रोड पर अपने रास्ते पर चलता है और उम्मीद है कि वह ट्रेनिंग के लिए पिक्कोलो तक पहुंच सकेगा। पिक्कोलो भी चाहता है कि गोहान जल्द ही मजबूत हो और आने वाली मुश्किलों का सामना कर सके। उधर पिक्कोलो गोहान को जंगल में ट्रेनिंग के लिए लाता है। पिक्कोलो गोहान को उठाता है और थोड़ा डांटता है और कहता है तुम्हारी पावर तो बहुत है, पर तुम्हें इसे कंट्रोल करना सीखना होगा। इसके बाद पिक्कोलो उसे एक ऊंची पहाड़ से नीचे फेंक देता है। गोहान गुस्से में पहाड़ पर जोरदार पंच मारता है और उसे तोड़ देता है। गोहान अभी भी डर रहा है और रोते हुए कहता है मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है, मुझे ट्रेनिंग नहीं चाहिए। पिक्कोलो उसे चेतावनी देते हुए कहता है मैं अब 6 महीने बाद लौटूंगा, तब तक तुम्हें खुद से सरवाइव करना सीखना होगा, खाने का भी जुगाड़ करना होगा और पावर को कंट्रोल करना भी सीखना है। गोहान यह सुनकर और जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन पिक्कोलो उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। इधर किंग कामी और मिस्टर पोपो गोकू और गोहान की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। कामी को चिंता है कि गोहान पर यह ट्रेनिंग काफी मुश्किल होगी, लेकिन वह यह भी देख रहे हैं कि गोहान की ताकत बढ़ रही है। वहीं गोकू अपने सफर पर दौड़ लगा रहा है। बीच में भूखा हो जाता है और सोचता है कहीं से खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए, लेकिन फिर भी वह जंप मारता रहता है, कभी नीचे गिरता है तो कभी ऊपर उठता है। दूसरी तरफ क्रिलीन चीची के घर पहुंचकर सोच रहा है कि उसे कैसे बताए कि गोकू मर चुका है। दरवाजा खुलते ही चीची सवालों की बौछार कर देती है। गोकू और गोहान कहाँ हैं? क्रिलीन की हालत ऐसी हो जाती है जैसे उसे कुछ बोला ही नहीं जाता। आखिरकार वह कहता है कि गोकू मास्टर रोसी के साथ पिकनिक मनाने गया है और गोहान मार्शल आर्ट सीख रहा है। इस दौरान गोहान जंगल में ठंड से ठिठुरते हुए और भूख से बेहाल होकर सोने की कोशिश कर रहा है। तभी 2 सेब उसके सामने आकर गिरते हैं। गोहान भूखा भेड़िया बनकर सेब खा जाता है, पर पिक्कोलो दूर से देख रहा होता है और सोचता है इसे खुद ही सीखने दो, वरना कभी मजबूत नहीं बनेगा। अब रात हो चुकी है। जंगल में कुछ जानवर खाने में व्यस्त है और गोहान ऊपर पहाड़ पर अकेला सो रहा है। इधर चीची बर्तन धो रही है और बौखलाई हुई है कि गोकू कभी घर की सुध नहीं लेता। बर्तन धोते धोते उसने कुछ प्लेटें भी तोड़ दी है। वह सोच रही है कि गोकू को घर आकर सारे सवालों का जवाब देना ही होगा। दूसरी तरफ हम क्रिलीन को देखते हैं जो कि कमे हाउस की ओर लौट रहा है। सुबह होती है और गोहान उठते ही नीचे देखने लगता है कि अब नीचे कैसे उतरेगा। वो रोने लगता है और पिक्कोलो देख रहा है कि यह बच्चा जल्दी कुछ सीखने वाला नहीं है। मास्टर रोसी और बुल्मा से मुलाकात होती है जहां क्रिलीन को अपने टास्क के बारे में पूछते हैं। क्रिलीन कहता है कि वो ड्रैगन बॉल्स लाना भूल गया। चीची और उसके पिता गाड़ी में बैठकर इन सब से मिलने आ रहे हैं ताकि गोकू के बारे में सवाल कर सके। चीची बहुत गुस्सा है कि गोकू अपने बेटे के बारे में नहीं सोचता। बुल्मा अपने गैजेट को ठीक करने की कोशिश करती है और टर्टल की पावर चेक करती है जो कि 0.001 दिखाता है। तभी डोरबेल बजती है और यमचा का नाम सुनकर क्रिलीन चौंक जाता है। यार ये कौन है? वो बोलता है मैं याद्रोबी हूँ और मुझे भी एलियन से लड़ना है, लेकिन
क्रिलिन को लगता है कि दूसरा कोई चारा नहीं। इसी बीच चीची मास्टर रोसी से पूछ रही है कि गोकू आखिरकार कहाँ है। मास्टर रोसी चीची को बताते हैं कि गोकू और गोहान दोनों ट्रेनिंग में हैं और गोकू मर चुका है। यह सुनकर चीची बेहोश हो जाती है। तभी सीन गोहान की तरफ शिफ्ट होता है और वो कहता है ये तो फुल मून वाली रात है। तभी वो मून को देखते देखते एक बड़े से मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पहाड़ को तहस नहस करने लगता है। पिकोलो समझ जाता है कि ये वही चीज है जिसका रेडिट्स ने जिक्र किया था। पिकोलो अपनी एनर्जी ब्लास्ट से मून को ही उड़ा देता है और गोहान अपने असली रूप में लौट आता है। पिकोलो गोहान की पूंछ निकाल देता है ताकि वो दोबारा मॉन्स्टर न बने। पिकोलो उसे गोकू जैसी ड्रेस पहनाता है लेकिन पीछे पिकोलो का अपना टैग मार्क लगा होता है। वो कहता है अब ये सारी चीजें तुम्हें खुद से ही सीखनी होगी। मैं 6 महीने बाद आऊंगा। अगर तुम जिंदा रहे तो आगे की ट्रेनिंग दूंगा। उधर गोकू थक कर रास्ते में सो गया है। गोहान की सुबह होती है और वो उठकर देखता है कि उसके कपड़े सुपर कूल बन चुके हैं। साथ में एक तलवार भी मिल गई है। गोहान सोचता है यार ये सब क्या हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों। जब वो खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है तो धम से नीचे गिर जाता है और हाय राम उसकी पूंछ भी गायब होती है और वो चिल्लाता है मेरी पूंछ कहाँ गई। तभी एक शेर सामने आ जाता है और गोहान पानी पीने जाता है मगर वहाँ मगरमच्छ उसका पीछा करता है। गोहान तलवार लेकर उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन बेचारे की हालत खस्ता है। शेर और मगरमच्छ दोनों गोहान के पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते गोहान एक पहाड़ पर चढ़ जाता है लेकिन एक ईगल उसे उठा लेता है और हवा में घुमाते रहता है। गोहान को समझ नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। गोहान गिरता है और एक खंडहर में पहुंचता है जहां उसे एक रोबोट मिलता है। रोबोट की आवाज सुनकर गोहान डर जाता है और पूछता है अरे भाई तू कौन है। रोबोट कहता है तूने मुझे स्टैंड से क्यों निकाला लौंडे, मैं आराम कर रहा था। गोहान अपना परिचय देता है और रोबोट उसे रास्ता दिखाता है लेकिन गोहान की चिल्लाने की आदत से धरती हिलने लगती है। रोबोट चिढ़ जाता है और कहता है आराम से बात कर वरना ये पूरा खंडहर ढह जाएगा। गोहान भूखा होता है और वो रोबोट से कहता है। रोबोट मजाक में कहता है भाई मेरे पास स्कॉर्पियो सैंडविच है, खाएगा। गोहान को मजाक समझ नहीं आता और रोबोट से खाना बनाने के लिए कहता है। रोबोट मना कर देता है और कहता है खाना है तो खुद इंतजाम कर और मुझे स्टैंड बाय मोड पर डाल दे। गोहान को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता और रोबोट भी उसकी मदद नहीं कर पाता क्योंकि उसकी बैटरी खत्म होने वाली है। लेकिन गोहान हार मानने वालों में से नहीं है। वो रोबोट के पैर फंसे होने पर मदद करने की कोशिश करता है लेकिन खंडहर और ज्यादा गिरने लगता है। आखिरकार रोबोट गोहान को उठाकर खंडहर से बाहर निकाल देता है। गोहान बाहर गिरकर रोने लगता है लेकिन रोबोट खुद को बलिदान कर देता है। गोहान रोते हुए कहता है जैसे तुमने मेरी मदद की वैसे मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। गोहान को अब समझ में आ गया है कि उसे खुद को मजबूत बनाना होगा और खुद की मदद करनी होगी। गोहान जंगल में खुद के लिए मछली पकड़ता है और कहता है तुम्हें पकड़ने से ज्यादा मुश्किल तो तुम्हें घर ले जाना है। थकते हुए वह मछली को घसीटते हुए चलता है। फिर सेब के पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ता है। तभी सामने एक सांप दिख जाता है लेकिन हमारे हीरो गोहान बिना डरे उसे आराम से उठाकर दूसरी डाली पर रख देता है। जैसे ही वह फल लेकर उतरने लगता है उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। उफ, ये बारिश भी ना सही टाइम पे हो रही है। बारिश से बचने के लिए गोहान एक गुफा में चला जाता है। आग जलाकर कुछ खाने की तैयारी करने लगता है। अचानक उसे पापा गोकू की याद आ जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गोकू ने कभी उसे मरहम लगाया था लेकिन गोहान को जलन होने पर मरहम लगाने का मन नहीं करता। अब वही गोहान खुद के चोट पर मरहम लगा रहा है।
तभी उसके पीछे चमकती दो आंखें दिखती है। डरावना ना। दूसरी ओर सिटी के एक स्टेडियम में यमचा बेसबॉल खेल रहा है। कोच पूछता है, कब तक यहीं खेलेगा यमचा? यमचा कहता है, पैसे के लिए खेलना पड़ा, अब जीतना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वह खेल चालू होता है, दोनों टीमों के बीच जबरदस्त झगड़ा शुरू हो जाता है। यमचा हंसते हुए कहता है, लड़ नहीं सकता पर मजे तो ले ही सकता हूँ। तभी क्रिलीन आता है और यमचा को बताता है कि गोकू की मौत हो चुकी है और दो सयान पृथ्वी पर हमला करने आ रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग करनी होगी। यमचा थोड़े पैसे लेकर उदास हो जाता है, लेकिन फिर चलने के लिए तैयार हो जाता है। उधर गुहान का डायनासोर वाला दोस्त उसकी गुफा में सो रहा है, लेकिन तभी एक बड़ा डायनासोर आता है और उसके दोस्त पर हमला कर देता है। गुहान कहता है, मेरे दोस्त को छोड़ दो बदमाश कहीं के। लेकिन जैसे ही वह तलवार उठाकर हमला करने जाता है, उसे दूर फेंक दिया जाता है। बेचारी तलवार का क्या हाल हुआ। अब गुहान सुबह उठता है और देखता है कि उसका डायनासोर दोस्त खा लिया गया है। वह थोड़ा दुखी होता है और कहता है, अब मैं कहीं नहीं रुकूंगा, इतनी ट्रेनिंग करूंगा कि इन सब को हरा दूंगा। और बिना रुके पर्वत की चोटी पर चढ़ जाता है और एक बड़ा जंप लगाता है। शुरू होती है रात के समय, जब गुहान गहरी नींद में सो रहा होता है, लेकिन उसकी नींद में भी चैन कहाँ। एक बार फिर वही सपना, वही डरावना सपना, खुला आसमान, चमकते तारे और फिर गुहान चिल्लाता है, पापा। हाँ, ये वही सपना है जिसमें उसने रेडिट से गोकू को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। सुबह की पहली किरण के साथ गुहान की आंखें खुलती है। वह उठकर अपने चेहरे पे ठंडे पानी के छींटे मारता है और खुद से कहता है, अरे भाई बहुत हो गया, चलो अब ब्रेकफास्ट करते हैं। गुहान नाश्ता करने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ गोकू स्नेकवे पर दौड़ते दौड़ते थक कर चूर हो चुका है, लेकिन किंग काई का साम्राज्य अभी भी उससे कोसों दूर है। अब कैमरा स्विच होता है मास्टर रोसी और टर्टल की ओर, जो समुद्र के किनारे बैठे गोकू की वापसी की चर्चा कर रहे हैं। अब टर्टल कहता है, गोकू को आने में 1 साल लगने वाला है, तब तक हम सैल के आतंक से कैसे निपटेंगे। इस पर मास्टर रोसी का चेहरा देखने लायक होता है, वह बस चुपचाप रहते हैं। तभी सीन स्विच होता है क्रिलीन और बुल्मा की तरफ, जो एक मस्त बहस में है। क्रिलीन बेहद उत्साहित होकर कहता है, मुझे इंतजार नहीं हो रहा ट्रेनिंग के लिए। बुल्मा मुस्कुराते हुए कहती है, टेंशन मत लो क्रिलीन, हम बहुत करीब है। और फिर दूर पहाड़ों के बीच की ओर हमारा कैमरा बढ़ता है, जहाँ पर तिएन और चियातजू अपनी कठिन ट्रेनिंग में जुटे हैं। तिएन पूरी ताकत लगाकर नदी के बहाव को रोकने की कोशिश करता है और ये देखकर चियातजू की आंखें खुशी से चमक उठती है। वहीं दूसरी ओर लॉन्च जोर से गन चला रही होती है और चीख कर कहती है, खाने का वक्त हो गया है, सब आ जाओ। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि तिएन और चियातजू पहाड़ों के बीच बसे अपने छोटे से घर में लौट आते हैं, जहां लॉन्च ने बाजार से लाए गए खाने का पूरा स्टॉक इकट्ठा कर रखा है। लॉन्च बड़ी अकड़ में कहती है, मैंने नहीं बनाया, बस इन्हें दुकान से उठा लाई हूँ। तिएन हंसते हुए कहता है, तो इतना सारा पैसा कहाँ से आया? लॉन्च आंख मारते हुए जवाब देता है, अरे ये सब मैंने अपनी गन के दम पर छुड़ाया है। इस मजेदार बातचीत के बीच एक नए रोमांच की शुरुआत होती है। गुहान अब भी टी रेक्स का पीछा कर रहा है। वो टी रेक्स जो डर के मारे दौड़ता भागता फिर रहा है। तभी धरती में जोर का झटका आता है। तिएन पानी की धारा को रोकते रोकते हाफ जाता है और कहता है, गोकू को हराने के लिए इतना काफी नहीं है। अब सीन पिकोले की ओर शिफ्ट होता है, जो एक पिरामिड को अपनी कीकी की ताकत से उठाने की कोशिश कर रहा है। धरती हिलने लगती है और पिरामिड का संतुलन बिगड़ जाता है। अचानक जमीन फटने लगती है और हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई देता है। इसी बीच गुहान, जो टी रेक्स के पीछे भाग रहा था, एक बड़े गड्ढे में गिर जाता है। अपनी तलवार की मदद से वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। पिकोलो दूर खड़े होकर उसे देख रहा होता है, लेकिन गुहान को देख नहीं पाता। गुहान किसी तरह ऊपर आकर सांस लेता है और कहता है, ये बहुत ही नजदीक था। लॉन्च और तिएन पूरी तरह से गीले हो चुके हैं और लॉन्च अचानक छींक देती है, जिससे वह अपने खुखार रूप से नॉर्मल लॉन्च में बदल जाती है। वह माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ करना, मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया है। अब मैं मास्टर रोसी का ख्याल रखने के लिए जा रही हूँ। ये सुनकर तिएन और चियातजू उसे जाते हुए देखते हैं और सिर हिलाते हैं। अब कैमरा गोकू की ओर शिफ्ट होता है, जो सफाई कर्मचारी के ट्रक पर पीछे की तरफ लटक रहा होता है। अचानक
एक झटके में ट्रक के पलटने से गोकू सीधा एक गार्डन में आ गिरता है। गोकू उठता है और थोड़ा चकराता है और सोचता है मैं कहाँ गया। उसकी नजर एक फल वाले पेड़ पे पड़ती है और वह दौड़कर फल खाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वह फल को छूने जाता है, एक अजीबोगरीब चीज पीछे से आती है और गोकू को जोरदार टक्कर मारती है। गोकू वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। सामने एक बड़ा नीला आदमी खड़ा है जो गोकू को घूरता हुआ पूछता है, अरे लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोकू पेट की तरफ हाथ करते हुए कहता है, भाई मैं तो बस फल तोड़ने की कोशिश कर रहा था, बहुत भूख लगी थी। यह सुनते ही नीला आदमी चौंक जाता है और कहता है, ये किंग यम्मा का गार्डन है, यहाँ के फल सिर्फ किंग यम्मा ही खा सकते हैं, बाकी किसी को इन्हें छूने की भी इजाजत नहीं है। अब गोकू थोड़ा असमंजस में पड़ जाता है और कहता है, अरे यार, पर भूख लगी थी तो एक फल से क्या होगा। तभी वहाँ पर एक और आदमी आ टपकता है जो दिखने में नीले वाले आदमी का ही भाई लगता है, पर वह लाल रंग का है। अब ये दोनों गोकू के चारों तरफ घेरा बनाकर पूछते हैं, तुम आखिरकार यहाँ क्या कर रहे हो? गोकू सीधा सीधा जवाब देता है, भाई मैं किंग काई से मिलने जा रहा था, लेकिन शायद रास्ता भटक गया। लाल और नीला दोनों आदमी हंसते हुए कहते हैं, अगर तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। गोकू अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए ऊपर देखता है और सोचता है, अब ये कौन सी नई मुसीबत है। इसी बीच दूसरी तरफ हम लॉन्च को देखते हैं जो कोरिंग टावर के नीचे खड़ी है और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रही है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, मैं जल्द ही ऊपर आ रही हूँ। और ऊपर टावर पर चढ़ते हुए तियान और चियात्सु अपने ही स्टाइल में सफर तय कर रहे हैं। चियात्सु पूछता है, भाई और कितना टाइम लगेगा? तियान जवाब देता है, कितना भी लगे हम पहुंच कर ही रहेंगे। अब सीन वापस शिफ्ट होता है गोकू की ओर जो अभी भी उस नीले और लाल बंदे के साथ बहस में उलझा हुआ है। गोकू सोचता है, चलो क्यों ना कुछ और कोशिश की जाए। वह ऊपर की ओर कूदने की कोशिश करता है लेकिन हर बार बादलों के पास पहुंचकर नीचे गिर जाता है। लाल और नीला आदमी आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और वो कहते हैं, इस लड़के की ताकत वाकई में अच्छी दिख रही है, क्यों ना इसे थोड़ा और परखा जाए। नीला आदमी कहता है, हर बार मैं ही इसे संभालने जाता हूँ, इस बार तुम जाओ। लाल आदमी थोड़े नखरे के साथ राजी हो जाता है, ठीक है चलो टॉस करते हैं। और वे रॉक पेपर सीजर का गेम खेलते हैं और नीला आदमी जीत जाता है। अब लाल आदमी उदास होकर फिर से अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। गोकू इस बीच अपनी नई योजना के साथ रेडी है। वह लाल बंदे से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिसमें मैं ऊपर जा सकूं? लाल बंदा कहता है, हाँ मेरे पास एक मशीन है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। गोकू खुशी से चिल्लाता है, बस तो चलो फिर शुरू हो जाओ। वे दोनों एक छोटे से अखाड़े में पहुंचते हैं जहां लाल आदमी शर्त रखता है, जिसे भी मैं इस गोल घेरे से बाहर फेंक दूं वही हार जाएगा। लेकिन गोकू ने भी ठान लिया है, वह हार मानने वाला नहीं है। लाल आदमी जोर लगाकर गोकू को बाहर फेंकने की कोशिश करता है लेकिन गोकू उसे रोकता है और मस्ती में मुस्कुराते हुए कहता है, क्या इतना ही था तुम्हारा जोर? तभी नीला आदमी आकर कहता है, अरे भाई इतना आसान नहीं है। वह गोकू को एक और चैलेंज देता है, तुम्हें मुझे पकड़ना होगा। और गोकू कहता है, ठीक है पकड़ना ही तो है, मैं पकड़ लूंगा। और दोनों दौड़ने लगते हैं। गोकू इतनी तेजी से दौड़ता है कि लाल आदमी के पसीने छूट जाते हैं। लाल आदमी एक जंगली झाड़ी के बीच में से गुजरते हुए सोचता है, ये लड़का इतना तेज कैसे दौड़ रहा है। लेकिन तभी गोकू उसे पकड़ लेता है और कहता है, देखो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अब लाल आदमी हार मानकर गोकू को उस सीक्रेट रास्ते के बारे में बताता है, यहाँ से जाओ और सीधे ऊपर पहुँच जाओगे। गोकू उसे थैंक यू बोलता है और बिना कुछ सोचे समझे उस रास्ते पर बढ़ जाता है। पर ये क्या रास्ता कहीं और ही निकलता है। लाल और नीला आदमी हंसते हुए सोचते हैं, चलो इसने हमारा फल भी खा लिया और अब गलत रास्ते पर भी जा रहा है, हमारी नौकरी तो गई। गोकू इस बीच उस अंधेरे सुरंग में भटकता हुआ आगे बढ़ रहा है लेकिन तभी उसे एक रोशनी दिखती है और वह ऊपर की ओर छलांग लगाता है। अचानक वह किंग यम्मा के ऑफिस के बाहर पहुंच जाता है। यम्मा उसे देखकर कहते हैं, गोकू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोकू हंसते हुए जवाब देता है, अरे मैं गलत रास्ते पे चला गया था।
अब आगे की कहानी शुरू होती है गोकू से, जो तेजी से भागता जा रहा है। वे सच में हवा से बातें कर रहा है। अचानक सामने से सफाई कर्मचारी आता है जो अभी अभी अपने ट्रक से गिरा था। वो कर्मचारी गोकू को देखकर चौंक जाता है और कहता है, अरे भाई, तुम्हें तो ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहिए, इतनी तेजी से दौड़ते हो तुम। गोकू उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और झट से उसके ट्रक के ऊपर से कूदकर आगे निकल जाता है। सफाई कर्मचारी सीधा जमीन पर गिरता है और ट्रक भी। इसी बीच हम देखते हैं कि पिकोलो को, जो किसी जादू की तरह एनर्जी इकट्ठा कर रहा है, उसके चारों ओर पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं। तभी गोहान आता है, जो खुद ही एक शेर से भागकर यहाँ तक पहुँचा है। गोहान और शेर दोनों ही रुक जाते हैं और देखते हैं कि पिकोलो अपने पावर से पहाड़ हिला रहा है। गोहान तुरंत पहचान जाता है कि वह पिकोलो ही है और चुपचाप एक पत्थर पकड़कर हवा में झूल जाता है। पिकोलो उसे देखता है और अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। फिर हम देखते हैं किंग काई के यहाँ, जहाँ तियान और चियातजू पहले ही पहुँच चुके हैं। तियान कहता है, अब मजा आएगा असली फाइट का। अब हम गोकू की ओर वापस आते हैं, जो भागते भागते एक विशाल महल के सामने पहुँच जाता है। महल को देखकर वह खुद से कहता है, ये महल जैसा तो लग रहा है, लेकिन यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही वह गेट के पास पहुँचता है, गेट अचानक स्नेक के मुंह जैसा खुल जाता है और गोकू को अंदर खींच लेता है। गोकू सीधा नीचे गिरता है, जहाँ एक लड़की उसकी बेल बजाकर स्वागत करती है। प्रिंसेस के लिए मेहमान आया है। अब पर्दे के पीछे से एक प्रिंसेस निकलती है और गोकू को देखकर कहती है, हाय, ये तो बहुत हैंडसम लग रहा है। वह गोकू के पास आकर कहती है, क्या आपको डांस करना आता है? गोकू अपनी मासूमियत में कहता है, मुझे तो नहीं आता, लेकिन आप सिखाएंगे तो सीख लूंगा। प्रिंसेस थोड़ी शर्मा जाती है और कहती है, चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। अब वो दोनों डांस करना शुरू कर देते हैं। गोकू अपने अंदाज में उछल कूद करने लगता है और प्रिंसेस सोचती है, ये तो खुद ही एक्सपर्ट है। गोकू अपने मन में सोचता है, ये किंग काई का टेस्ट है, मुझे पास करना होगा। और इसी सोच में वे प्रिंसेस को उठाकर जोर से नीचे फेंक देता है और इसके बाद प्रिंसेस की दासी चिल्लाती है, तुमने हमारी प्रिंसेस को फेंक दिया, माफी मांगो। अब गोकू माफी मांगता है और तभी प्रिंसेस उसे डिनर के लिए रोक लेती है। गोकू सोचता है, 3 महीने से केवल वह फ्रूट खा रहा था, थोड़ा सा बढ़िया खाना मिल जाए तो मजा आ जाए। अब वह तुरंत मान जाता है। डिनर में प्रिंसेस कहती है, तुम्हारे लिए स्पेशल डिश बनाई है, ये खाओ। गोकू बड़े मजे से खाने लगता है। वह इतनी तेजी से खाता है कि दासी कहती है, ये इंसान है या मशीन? प्रिंसेस के आदेश पर दासी उसे जूस पिलाने की कोशिश करती है ताकि उसे नींद आ जाए, लेकिन गोकू की भूख खत्म ही नहीं हो रही है। अब लास्ट में गोकू कहता है, अब मेरा पेट भर चुका है, मुझे जाना चाहिए। प्रिंसेस कहती है, रुको, थोड़ा सा डेजर्ट खा लो। गोकू अब मान जाता है, लेकिन दासी कहती है, तुम इतने गंदे दिख रहे हो, स्नान कर लो। वह उसे एक बड़े गर्म पानी के टैंक में डाल देती है। प्रिंसेस पूछती है, कैसा लग रहा है? गोकू कहता है, बहुत रिलैक्सिंग। प्रिंसेस उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है, गोकू क्या रोमांटिक रात है। लेकिन गोकू तुरंत बाहर आ जाता है और कहता है, अब मैं निकलता हूँ। प्रिंसेस की चेली उसे रोकने की कोशिश करती है। अब तुम्हें एक स्पेशल गेम खेलना है। गोकू सोचता है, चलो देखते हैं क्या नया खेल है। ये एक गेम रशियन रूलेट का होता है, जिसमें बंदूक को घुमाकर एक गोली चलाई जाती है। लड़की बंदूक चलाती है और खुद ही गिर जाती है। गोकू सोचता है, ये तो बहुत खतरनाक गेम है। वह जाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़कियां उसे फिर से रोक लेती है। इस बार वह उसे जूस पिलाती है, जिससे उसे नींद आ जाती है। वह सोते सोते बड़बड़ाता है, गोहान चीची बचाओ। प्रिंसेस उसके सपने में झांकने के लिए एक जादुई आईना लाती है और उसे गोकू का परिवार दिखता है। वह सोचती है, ये तो मेरे सारे प्लान पर पानी फेर देगा। तभी गोकू अचानक जाग जाता है और कहता है, मुझे जाना चाहिए। प्रिंसेस कहती है, तुम नहीं जा सकते, और वह एक बड़े सांप में बदल जाती है। गोकू को समझ आता है कि वह असल में सांप के पेट में फंसा हुआ है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन सांप उसका पीछा करता है। अब गोकू तेजी से भागता है, सांप को चकमा देता है और खुद को वहां से निकाल लेता है। सांप चिल्लाती है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी।
लेकिन गोकू अपनी चालाकी से उसे खुद के ही शरीर में फंसा देता है और वहाँ से निकल भागता है। इधर किंग काई की जगह पर सभी लोग फाइट कर रहे हैं और सबको गोकू की जरूरत महसूस हो रही है। अब समय कम बचा है और सब गोकू के इंतजार में है। अब दूसरी ओर हम देखते हैं हमारे प्यारे गोहान को, जो कि रेगिस्तान में अकेला दौड़ता फिरता है। उसके पीछे एक डरावना शेर है जो बस सबको अपना लंच बनाने के फिराक में है। गोहान जो कि इन दिनों अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग दोनों को एक साथ संभालने में जुटा है, रात को बैठकर कुछ गणित के सवाल हल कर रहा है। अब दिन भर की ट्रेनिंग के बाद किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं होती और गोहान भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है। उसे अपनी मम्मी पापा की भी याद आती है और वो सोचता है कि आखिरकार यह सब करके क्या फायदा है। उधर हमारे पिकोलो बाबा भी किसी से कम नहीं है। वे अपनी ही परछाई से लड़ रहे हैं, जैसे कि अपनी ही पर्सनल WWE रिंग बना ली हो। वो अपने डुप्लीकेट पिकोलो से जूझ रहे हैं। दोनों की फाइट इतनी जोरदार है कि चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल उड़ रही है। अब पिकोलो सोचता है, भाई मुझे खुद को और मजबूत करना होगा, और उनके जुड़वा वर्जन ने भी ठान लिया है कि आज तो बस यही एक दूसरे को पीटेंगे। अब सुबह होती है और गोहान ने एक छोटी नाव बना ली है क्योंकि उसे इस रेगिस्तान से बाहर निकलना है। वे अपनी छोटी सी नाव में कूद पड़ता है और फिर से भागने लगता है जैसे उसके पीछे किसी ने जलता हुआ तवा रख दिया हो। लेकिन बेचारा शेर भी क्या करे, वह तो बस अपना खाना ढूंढ रहा है। फिर हम गोकू को देखते हैं जो अपनी ही धुन में भागा चला जा रहा है, जैसे कि उसके जूते में रॉकेट फिट कर दिया हो। वह लगातार यही सोच रहा है कि आखिरकार किंग काई से कैसे और कब मिलेगा। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। गोहान जो पत्थरों के बीच में दौड़ते दौड़ते गिर जाता है एक पहाड़ी के नीचे, और वहाँ सामने शेर उसे देखकर गुर्राता है। गोहान घबरा कर सोचता है अब क्या होगा कालिया, लेकिन शेर भी अंदर से थोड़ा डर जाता है और वापस भागने लगता है। बेचारा गोहान उल्टा पड़ा है, उठता है और सोचता है कि आखिर उसका घर किस दिशा में है। उसे सिर्फ समुद्र ही समुद्र नजर आ रहा है। अब पिकोलो को भी एहसास होता है कि गोहान मुसीबत में है, तो वो अपने दूसरे वर्जन के साथ लड़ाई रोकता है और फटाफट निकल पड़ता है गोहान को ढूंढने। लेकिन उसके पहले वो अपने डुप्लीकेट वर्जन के साथ मर्ज भी हो जाता है। दूसरी ओर गोहान अपनी नाव को तैयार करता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है अचानक से तूफान आ जाता है। वह सोचता है अरे भाई ये क्या आफत है। अब पानी उसकी नाव में भरने लगता है और वो बाल्टी से पानी बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर तूफान तो जैसे कह रहा हो आज तो तू गया बेटा। अब गोकू भी भागते भागते गोहान की आवाज सुनता है, डैडी मुझे बचाओ, और वो तेजी से गोहान की दिशा में भागता है जैसे कि उसने अपने जूते में नाइट्रो ऑक्साइड लगा रखी हो। पिकोलो भी अपने तरीके से गोहान को खोजने की कोशिश कर रहा है। अंत में तूफान इतना भयानक हो जाता है कि गोहान की नाव टूटकर 2 टुकड़ों में बट जाती है। अब गोहान एक टुकड़े पे लटका हुआ है और रोते हुए चिल्ला रहा है, डैडी मुझे बचाओ। दूसरी ओर गोकू अपनी पूरी रफ्तार से गोहान की तरफ भाग रहा है और पिकोलो भी उसे बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। अब हम देखते हैं कि एक बीच पर गोहान पड़ा हुआ है और वहाँ 2 लोग, एक लड़का और एक लड़की, उसकी जांच कर रहे हैं। वह ये चेक कर रहे हैं कि गोहान जिंदा है या मर चुका है। लड़की पूछती है क्या यह जिंदा है या मर चुका है। लड़का जवाब देता है शायद मर चुका है, लेकिन मैं उसकी सांसें गिनने की कोशिश करता हूँ। लड़का झुकता है और कहता है अरे ये तो अभी भी जिंदा है, लेकिन नर्वस हो सकता है। लड़की चिढ़कर कहती है तुम्हें कैसे पता, तुम भी तो 6 साल के हो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता। लड़का मजाकिया अंदाज में कहता है तुम्हारे चिल्लाने से मैं सब कुछ सुन सकता हूँ। लड़का और लड़की दूर पड़ी एक तलवार देखते हैं और वे खुशी से उसे निकालते हैं और लड़का उसे चलाता है। गोहान जो बेहोश पड़ा था अचानक उठकर कहता है तुम मेरी तलवार के साथ क्या कर रहे हो, और फिर नीचे गिर पड़ता है। दोनों बच्चे घबरा जाते हैं और गोहान को अपने घर ले जाते हैं। जब गोहान आंखें खोलता है वह पूछता है मैं कहाँ हूँ। लड़के और लड़की बताते हैं कि वह उनका घर है। लड़का रॉन और लड़की चीकू अपना नाम बताते हैं। वे बताते हैं कि यहाँ कोई बड़ा नहीं है, केवल
बच्चे ही बचे हैं। गोहान थोड़ा असमंजस में है, लेकिन फिर भी उनका घर छोड़ने को तैयार नहीं है। चीकू कहती है, हमारा नियम है कि यहाँ कोई नहीं रोता, लेकिन मैं तो हमेशा रोती हूँ। तभी एक गाड़ी आती है जिसमें 4 लोग बैठे होते हैं। ये लोग गांव में घुस चुके हैं और बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे छुप जाते हैं और गोहान सोचता है, हम क्यों छुप रहे हैं। रॉन जवाब देता है, अगर हम उनके हाथ में आ गए तो वो हमें लेकर जाएंगे और बहुत सारे काम करवाएंगे। अब बच्चे छुपने लगते हैं और जब गाड़ी घर के सामने रुकती है वे पत्थर फेंकने लगते हैं। एक पुलिस ऑफिसर भी वहां आ जाती है और बच्चों का पीछा करने लगती है। ऑफिसर साइकिल पर बैठी हुई है और बच्चों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक एक्सीडेंट हो जाती है और बच्चों को बचाने का मौका मिल जाता है। अब फिगोरो आता है और गोहान से मिलता है। वह कहता है वह उन्हें सुरक्षित घर पहुंचा देगा। फिगोरो ने गोहान को बताया कि वो एक बड़े तूफान के बाद बच गए बच्चों की देखभाल करता है। गोहान को रिलैक्स करते हुए फिगोरो कहता है कि वह उसे अपने घर तक छोड़ देगा। अगले दिन बच्चे अपने नए दोस्त गोहान के साथ खुश है और उन्हें नए घर का मजा लेते हुए देखते हैं, लेकिन गोहान का दिल अपने घर के लिए धड़कता रहता है। वह सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। फिगोरो पेड़ पर बैठा हुआ सोच रहा है कि वह एक दिन के तूफान की यादों को कैसे भुला सके। फिगोरो बताता है कि वह बच्चों की देखभाल करता है और गोहान को बताता है कि वह अपनी माँ से मिलने के लिए जा रहा है। फिगोरो ने गोहान से वादा किया है कि वह उसे उसके घर तक छोड़ देगा। गोहान पूछता है, क्या तुम सचमुच मुझे छोड़ने जाओगे? फिगोरो हंसते हुए कहता है, हाँ, तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। अगले दिन फिगोरो और गोहान साथ में निकलते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ बच्चों की बातों से गोहान का दिल भर जाता है। बच्चे बात करते हैं कि पढ़ाई मजेदार हो सकती है और गाड़ियों को चलाना भी मजेदार होता है। गोहान सोचता है कि वह भी बच्चों की मदद करना चाहता है और सबको खुश देखना चाहता है। अचानक एक पुलिस ऑफिसर फिर से आती है और बच्चों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार गोहान अपनी तलवार से सभी बाधाओं को पार करता है और बच्चों को बचाता है। गोहान अपने साहस और ताकत से सभी को प्रभावित करता है और एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाता है। अब इस तरह गोहान अपने घर की ओर बढ़ता है और अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ने की उम्मीद करता है। अब हम गोहान को देखते हैं जो अपनी स्पीड में भागी जा रहा है, मगर बेचारा किंग काई के घर का रास्ता ढूंढ नहीं पा रहा। किंग काई का घर मिलना जैसे आइसक्रीम की दुकान ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। इधर दूसरी तरफ हमारे छोटे योद्धा गोहान की कहानी चल रही है, जो अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ है। पिक्कोलो के नकली अवतारों के साथ किक और पंच की प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन क्या कहे, बेचारे के हाथ कुछ नहीं लग रहा। पिक्कोलो के सारे वार गोहान के लिए जैसे हवा में तीर चलाने जैसे हो गए हैं। गोहान की हालत ऐसी हो जाती है जैसे वो बिना बॉल के क्रिकेट खेल रहा हो। इसी बीच अचानक से सीन बदलता है और हम देखते हैं कि रेडिट्स की स्पेसशिप से अजीबोगरीब आवाज आ रही है, जैसे कोई सायरन बजा रहा हो, जागो, धरती को तबाह कर दो। उधर गोकू अब भी स्नेक वे पर जैसे किसी बिना एंड के ट्रैक पे दौड़े जा रहा है। भाई साहब की हालत देखने लायक है, पसीने में डूबे हुए, थके हारे, पर हिम्मत नहीं हार रहा। अब वापस सीन शिफ्ट होता है गोहान की तरफ, जो अभी भी पिक्कोलो की ट्रेनिंग में पसीना बहा रहा है। पिक्कोलो कहता है, अरे गोहान, अगर तुम अब थक गए हो तो ये बहुत शर्म की बात है। गोहान थोड़ा शर्मिंदा होकर सोचता है, शर्म की बात तो है, लेकिन इतनी सख्त ट्रेनिंग, ये तो डांस इंडिया डांस का ऑडिशंस नहीं है। इसी बीच अचानक गोहान को चांद दिख जाता है और बस वहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है और शरीर में हलचल मच जाती है। पिक्कोलो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। तभी गोहान एक बड़े मॉन्स्टर में बदलने लगता है, जैसे कोई गॉडजिला का छोटा भाई बन रहा हो। अब पिक्कोलो परेशान हो जाता है और कहता है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो धरती का कचूमर निकल जाएगा। उधर गोहान का गुस्सा 7वें आसमान तक है, वो जैसे सुपर सयान बनने के मूड में है। पिक्कोलो सोचता है, अबे ये तो हद हो गई, कहीं ये मेरा कचूमर ना बना दे। पिक्कोलो एक तीर चलाता है और गोहान की पूंछ को काट देता है और बूम, गोहान वापस अपने प्यारे बच्चे के रूप में आ जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अब सीन शिफ्ट होता है गोकू पर, जो आखिरकार किंग काई के घर पर पहुंच चुका है। वह सोच रहा है कि वाह, कितना छोटा सा घर है,
ये क्या जादू है? जैसे ही गोकू अंदर जाता है वह देखता है कि ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। बेचारा उठने की कोशिश करता है लेकिन हर बार गिर जाता है, जैसे कि पहली बार जिम में वजन उठाने की कोशिश कर रहा हो। अब अचानक गोकू को एक छोटा बंदर दिखता है जो पेड़ पर फल तोड़ रहा है। गोकू कहता है, ओए क्या मैं भी एक फल खा सकता हूँ? बंदर थोड़ा शक में पड़ जाता है पर एक फल फेंकता है। फल ऐसे गिरता है जैसे कोई भारी पत्थर जमीन में धंस गया हो। अब गोकू सोचता है, भाई ये कैसा फल है? अब बंदर गोकू को देखकर हंसता है और वहाँ डांस करना शुरू कर देता है। गोकू सोचता है कि शायद यही ट्रेनिंग का हिस्सा है, तो वह भी बंदर के साथ बल्ले बल्ले करता हुआ डांस करने लगता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, अरे तू तूफान है। गोकू पीछे मुड़ता है और देखता है कि एक गोल मटोल आदमी खड़ा है जिसके सिर पर 2 एंटीना लगे हुए हैं। अब गोकू पूछता है, क्या आप ही किंग काई है? किंग काई चश्मा एडजस्ट करते हुए जवाब देते हैं, हाँ, और तुमने यहाँ तक पहुँचकर कमाल कर दिया। अब असली ट्रेनिंग शुरू होगी। गोकू खुशी से उछलता है, वाह आखिरकार मैं पहुँच ही गया। अब किंग काई थोड़ा हंसते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें मुझसे ट्रेनिंग चाहिए तो पहले मुझे हंसा कर दिखाओ। गोकू थोड़ा असमंजस में पड़ जाता है और सोचता है, क्या मुझे चुटकुला सुनाने होंगे? किंग काई कहते हैं, हाँ, और वह भी इतने अच्छे कि मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाऊँ। गोकू सिर खुजलाते हुए कहता है, मुझे तो एक ही चुटकुला आता है, वो भी बहुत पुराना है। तभी गोकू अचानक सोचते सोचते कहता है, आपके कान क्यों बड़े हैं? किंग काई थोड़ा चौंकते हैं। क्या? गोकू मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ताकि आप अच्छी तरह सुन सके कि कौन आपके पीठ पीछे हंस रहा है। ये सुनते ही किंग काई अपनी हंसी नहीं रोक पाते और जोर जोर से हंसने लगते हैं। वे कहते हैं, ठीक है, तुमने पहले राउंड में जीत हासिल कर ली, लेकिन असली चुनौती अभी भी बाकी है। किंग काई कहते हैं, अब तुम बंदर को पकड़ के दिखाओ। गोकू चौंकता है, सिर्फ एक बंदर को पकड़ना है? किंग काई जवाब देते हैं, ये कोई मामूली बंदर नहीं है, ये इस प्लेनेट का सबसे तेज जीव है। गोकू हंसते हुए कहता है, अरे ये तो बहुत आसान है। गोकू बंदर के पीछे दौड़ता है, लेकिन उस प्लेनेट की ग्रेविटी पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा होती है। गोकू जैसे ही एक कदम उठता है वह धम से जमीन पर गिर जाता है। वह फिर उठता है और कहता है, ये तो बड़ी मुश्किल है यार। किंग काई कहते हैं, यहाँ की ग्रेविटी के बिना तुम सेयांस से मुकाबला नहीं कर सकते। गोकू अपने शूज और शर्ट उतारता है और फिर से दौड़ने लगता है, लेकिन बंदर इतना तेज दौड़ता है कि गोकू उसे पकड़ ही नहीं पाता। गोकू बहुत कोशिश करता है और आखिरकार एक प्लान बनाता है कि वह दूसरी दिशा से आकर उसे पकड़ लेगा। बंदर थोड़ा चौंकता है, लेकिन अंत में गोकू उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। किंग काई खुश होकर कहते हैं, तुमने साबित कर दिया कि तुम इस ग्रेविटी को बीट कर सकते हो। इसी बीच पृथ्वी पर गोहान और पिकोलो की ट्रेनिंग चल रही है। पिकोलो गोहान को बहुत कठिन ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे गोहान भी खुद को मजबूत बना रहा है। पिकोलो कहता है, तुम्हें और मजबूत होना होगा क्योंकि सेयांस आने वाले हैं। गोहान सोचता है, मैं अपने पापा के जैसे मजबूत बनना चाहता हूँ। वापस किंग काई के प्लेनेट पर गोकू को अब एक नई चुनौती दी जाती है। किंग काई कहते हैं, अब तुम्हें मेरे साथ एक फाइट करनी होगी। गोकू थोड़ा डरते हुए कहता है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं। किंग काई हंसते हुए जवाब देते हैं, ये ग्रेविटी सिर्फ तुम्हारे लिए मुश्किल है, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं। गोकू भी हंसते हुए कहता है, चलो देखते हैं किसमें कितना है दम। अब फाइट शुरू होती है और गोकू जल्दी ही समझ जाता है कि किंग काई वाकई बहुत शक्तिशाली है। वह कहता है, इससे पहले कि हम लड़ाई करें, मुझे थोड़ा और समय चाहिए इस ग्रेविटी के आदी होने के लिए। किंग काई मान जाते हैं, ठीक है, लेकिन याद रखो तुम्हारे पास सिर्फ 88 दिन है सेयांस के पृथ्वी पर पहुंचने से पहले। अब गोकू पूरी तरह से ट्रेनिंग में जुट जाता है। वह दिन रात मेहनत करता है, बंदर को पकड़ने से लेकर किंग काई की हर चुनौती को पार करने तक। पृथ्वी पर भी सभी योद्धा पूरी तैयारी में लगे हैं, क्योंकि सेयांस का हमला किसी भी वक्त हो सकता है। इस तरफ अब भाई गोहान तो हीरो है, वह कैसे पीछे हट सकता था। तो गोहान एकदम से यू टर्न मारता है और वापस मिशन मोड में आ जाता है। तभी उसे क्रिलीन टोकता है, तुम्हारा मकसद क्या है भाई? गोहान कहता है, पहले इस सेयांस को रोकना है, फिर फैमिली से मिलने जाऊंगा। अब सुबह हो चुकी है और हमारे मंच पर पिकोलो और गोहान के बीच होने वाली फाइट रेडी है। पिकोलो एकदम सख्त टीचर की तरह कहता है, तुमने अब तक जो भी कुछ सीखा है वह मुझ पर आजमाओ। गोहान बेचारा पहले ही डरा हुआ है और पिटाई खाते हुए अपनी जान की भीख मांग रहा है। पिकोलो लगातार उसकी टेस्टिंग कर रहा है, एक के बाद एक पंच, किक और फिर से पंच, मगर गोहान की स्पीड तो कछुए से भी स्लो है।
तभी पिकोलो का एक और जोरदार घूंसा गोहान को धराशायी कर देता है। उधर गोकू अपने मिशन में लगा हुआ है जैसे कोई ओलंपिक रेस जीतनी हो। उसकी मंजिल है किंग काई और उसे पकड़ने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन गोकू को यह एहसास नहीं है कि किंग काई एक कठिन खिलाड़ी है। दूसरी ओर हमारे दूसरे योद्धा यमचा, टीएन और बाकी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं जैसे कोई नया फिटनेस चैलेंज चल रहा हो। पर हमारे प्यारे यमचा साहब को ट्रेनिंग से ज्यादा चाव है खाने का। बाकी सब जोर शोर से लड़ाई के दांव पेच सीख रहे हैं, लेकिन यमचा का पूरा ध्यान है पराठे पर। जैसे ही बाकी लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं मिल रही, मिस्टर पोपो सामने आकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। पहले जान लो कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है। अब सीन शिफ्ट होता है और सभी को एक अजीब और अनजान दुनिया में भेजा जाता है। यह जगह देखने में किसी हॉरर मूवी की सेट से कम नहीं लगती। हर तरफ कंकाल, भयानक स्टैचू और एक अजीब सा सन्नाटा होता है। हमारे योद्धा सोच में पड़ जाते हैं, अरे भाई हमें यहाँ किसने भेजा और क्यों। तभी 2 सेयांस की एंट्री होती है जो उनके पावर लेवल को स्कैन कर रहे होते हैं। अब टीएन और बाकी सब अपनी पूरी ताकत लगाकर इन दोनों सेयांस पर हमला करते हैं, लेकिन सेयांस के लिए ये सब बच्चों का खेल होता है। एक के बाद एक वॉर फेल हो जाता है और सभी योद्धा हांफते हुए सोचते हैं, अरे ये तो बड़े टफ लोग हैं। उधर क्रिलीन का दिल भी जोर जोर से धड़क रहा है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है और मिस्टर पोपो सबको बताते हैं कि यह सब एक मायाजाल है। असल में उनकी बॉडी वही थी और जो कुछ भी हुआ वह एक माइंड गेम था। अब असली सवाल यह है, क्या तुम लोग सच में लड़ाई के लिए तैयार हो। सब मिलकर बोलते हैं, हाँ हम पूरी तरह तैयार हैं। अब पिकोलो गोहान को और पीटता है ताकि उसके अंदर की छुपी हुई एनर्जी को जागृत कर सके, लेकिन गोहान बेचारा पीटते पीटते हाफ रहा होता है। वहीं दूसरी ओर गोकू अभी भी किंग काई के पीछे दौड़ रहा है जैसे कोई रेस का आखिरी फासला बचा हो। इसी बीच दूसरी तरफ धरती पर हम देखते हैं कि गोहान और पिकोलो के बीच में एक बहुत ही इंटेंस ट्रेनिंग चल रही है। पिकोलो हर तरह से गोहान को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो सेल से लड़ने में सक्षम हो सके। गोहान पसीने से लथपथ पिकोलो के हर हमले का जवाब देने की कोशिश कर रहा है। धरती पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मास्टर रोसी बाबा की बहन से पूछते हैं, अरे देख सकती हो ना अपने क्रिस्टल बॉल में क्या होने वाला है। बाबा कहती है, आज तो हालत बहुत ही खराब लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि इस बार बिना किसी सुपर हीरो के काम नहीं बनेगा। फिर हम किंग काई के प्लेनेट पर वापस आते हैं जहां गोकू और ग्रेगरी की लड़ाई जारी है। गोकू ग्रेगरी को हथौड़े से मारने में कामयाब हो जाता है और किंग काई हंसते हुए कहते हैं, शाबाश गोकू, अब तुम तैयार हो मेरे असली ट्रेनिंग के लिए। किंग काई गोकू को बताते हैं, अब तुम्हें अपनी स्पिरिट और एनर्जी को एकत्रित करना है। यह बहुत जरूरी है क्योंकि सेल बहुत ताकतवर है और उसके लिए तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। लेकिन अभी लंच ब्रेक का टाइम है, चलो खाते हैं। गोकू अपने स्पिरिट को इकट्ठा करने के साथ साथ खाना भी बहुत चाव से खाता है। किंग काई भी अपने खाने का मजा लेते हैं और गोकू से कहते हैं, भूख तो तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, जब तुम खाते हो तो तुम्हारी एनर्जी भी बढ़ती है। इसी बीच धरती पर सेल की टीम जुपिटर के पास पहुंच चुकी है और लड़ाई का समय निकट आ रहा है। पिकोलो और गोहान गोकू की तरह अपनी ट्रेनिंग में जुटे हैं और सेल को हराने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि गोहान और पिकोलो की ट्रेनिंग अभी भी चल रही है। गोहान बेचारा एक माउंटेन से गिरता है और चिल्ला के बोलता है, यार एक बार तो मुझे ऊपर ले लो, फिर दोबारा नहीं पूछूंगा। लेकिन पिकोलो जो असली टास्क मास्टर है उसे बिल्कुल भी नहीं सुनता। पिकोलो कहता है, बेटा ट्रेनिंग में कोई शॉर्टकट नहीं मिलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कामी को जो दूर से पूरी लड़ाई को देख रहे हैं और बोलते हैं, वाकई में इनकी स्ट्रेंथ अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। उन्हें देख के लग रहा है जैसे कोई स्पोर्ट्स कोच अपने प्लेयर्स को मैदान में देखता है। अब हम चलते हैं किंग काई के प्लेनेट पर जहां गोकू अब भी ट्रेनिंग कर रहा है। किंग काई के सामने गोकू अपनी कलाबाजी दिखाने में लगा हुआ है जैसे कोई नया सर्कस आर्टिस्ट हो। अब तक किंग काई और गोकू दोनों ही थक चुके हैं, लेकिन उनकी फाइट अभी भी जारी है। किंग काई कहते हैं, गोकू तुम्हारी ट्रेनिंग अब लगभग खत्म हो चुकी है, ये कैसे पता चलेगा। किंग काई कहते हैं, एक सिंपल सी बात है, तुम्हें फिर से बबल को पकड़ना है
बबल यानी वो वही मंकी। अब किंकाई टाइम सेट करते हैं और सिर्फ आधे सेकंड के अंदर गोकू बबल को पकड़ लेता है। किंकाई एक्साइटेड होके कहते हैं, अरे वाह, ये तो नया रिकॉर्ड है। फिर किंकाई कहते हैं, अब तुम्हें इस ग्रास होपर को पकड़ के दिखाना है। गोकू सिर्फ 1.5 सेकंड के अंदर ग्रास होपर को भी पकड़ लेता है और किंकाई बोलते हैं, अब तुम्हारा स्पीड बम्प की टेक्निक सीखने का टाइम आ गया है। गोकू अब किंकाई के प्लेनेट के ऊपर के लिविंग फॉर्म से एनर्जी लेता है और अपने हाथ के ऊपर स्पिरिट बॉल को रखकर कंट्रोल करता है, जैसे कोई सर्कस का जगलरी एक्ट कर रहा हो। किंकाई हैरान है और एक बड़ा सा पत्थर लेते हैं और गोकू पे फेंक देते हैं। गोकू बिना देखे सीधा पत्थर को तोड़ देता है। किंकाई इम्प्रेस होकर कहते हैं, अपनी आंखों से नहीं, अपने दिमाग से टारगेट करो। अब किंकाई कहते हैं, गोकू तुम्हारी ट्रेनिंग अब पूरी हो गई है, तुम वापस अपने प्लेनेट पर जा सकते हो। गोकू एक्साइटेडली कहता है, ये तो कमाल है। लेकिन किंकाई बोलते हैं, 1 मिनट रुको, मुझे सोचने दो। फिर किंकाई को याद आता है, यार तुम्हें वापस स्नेक वे से ही जाना पड़ेगा और स्नेक वे से वापस आने में 2 दिन लगेंगे। अगर मैं 2 दिन में नहीं पहुंचा तो सियांस पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। किंकाई समझाते हैं, जिंदा होने का वक्त आ चुका है। गोकू तुम मेरी पीठ पर हाथ रखो और किसी से कांटेक्ट करो जो तुम्हें जिंदा कर सके ड्रैगन बॉल्स की मदद से। गोकू किंकाई की पीठ पर हाथ रखता है और सीधा मास्टर रोसी से संपर्क करता है। इधर मास्टर रोसी जो टॉयलेट में कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, एकदम से आवाज सुनते हैं, मास्टर रोसी शॉक्ड होकर कहते हैं, गोकू तुम हो ये? गोकू कहता है, हाँ मैं हूँ मास्टर रोसी, आप मुझे अभी जिंदा करो क्योंकि सियांस कल ही आ रहे हैं। जब मास्टर रोसी और गोकू की बात हो रही होती है, किंकाई पीछे से कहते हैं, गोकू थोड़ा धीरे, मैं पुश हो रहा हूँ। इस बीच मास्टर रोसी, बुल्मा और दूसरे लोग सोच रहे हैं, ये मास्टर रोसी किससे बात कर रहे हैं, वो भी टॉयलेट में बैठ के। फटाफट रोसी अपनी पैंट पहनकर बाहर निकलते हैं और सबको बोलते हैं, हमें ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करके गोकू को अभी जिंदा करना होगा। ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा किया जा सकता है और सेनरो को बुलाया जाता है। मास्टर रोसी चिल्लाते हैं, ड्रैगन उठ जाओ और हमारी विश पूरी करो। सेनरोन एक बड़ा सा रोर करता है और सब लोग भटक जाते हैं। मास्टर रोसी कहते हैं, हमें गोकू को जिंदा करना है। सेनरोन बोलता है, तुम्हारी विश पूरी हो और डिसअपीयर हो जाता है। पिकोलो को अब सिग्नल मिलता है कि सियांस अब आने वाले हैं। वेजेटा और नापा अपने स्पेस पोर्ट से निकलते हैं और सीधा एक बिल्डिंग के ऊपर क्रैश लैंड करते हैं। सब लोग डर के मारे भाग रहे हैं और लोग चिल्लाने लगते हैं, एलियंस एलियंस। पिकोलो और गोहान भी तैयार हैं और अब सबको गोकू का इंतजार है क्योंकि वह ही उनकी मदद कर सकता है। अब गोकू फिर से जिंदा हो जाता है। किंकाई उसे एक नई पोशाक देते हैं जिससे गोकू बहुत खुश होता है। गोकू सबको धन्यवाद कहता है और एक शक्तिशाली छलांग लगाता है। किंकाई उसकी इस ताकत से बहुत प्रभावित होते हैं और कहते हैं, गोकू में वाकई में अद्भुत ताकत है। अब धरती पर सियान लैंड कर चुके हैं और लोग डर कर इधर उधर भाग रहे हैं। जैसे ही धुआं हटता है, लोग देखते हैं कि 2 स्पेसशिप्स गिरे हुए हैं। वेजेटा और नापा बाहर आते हैं और लोग चिल्लाने लगते हैं कि एलियंस आ गए हैं। इसी दौरान पिकोलो और गुहान को पता चलता है कि सयान आ चुके हैं। इधर हम देखते हैं कि बुल्मा अभी भी रो रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही। तभी उलोंग उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन खुद नीचे गिर जाता है। वह उठाने की कोशिश करता है और कहता है, उठो उठो, लेकिन वह उठ नहीं पाता क्योंकि वह बेहोश हो चुका है। उसे बिस्तर पर लिटा दिया जाता है। बुल्मा उसे देखती है और फिर से रोने लगती है। मास्टर रोसी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि शांति रखो, लेकिन बुल्मा चिल्लाते हुए कहती है, मैं इस साल शादी करने वाली थी, और फिर से फूट फूट कर रोने लगती है। मास्टर रोसी उसे याद दिलाते हैं कि हम ड्रैगन बॉल्स की मदद से उसे जिंदा कर सकते हैं। अब वह खुश हो जाती है और कहती है, धन्यवाद, आपने मुझे बताया। बुल्मा खड़ी हो जाती है और मास्टर रोसी के पीछे से सेल्स की आवाज आती है। बुल्मा गुस्से में उन पर एक मुक्का मार देती है और कहती है कि तुम कभी सुधरने वाले ऋषि नहीं हो। इधर क्रिलीन यमचा को उठाने की कोशिश करती है और फिर खड़ा हो जाता है, पूरी तरह से ब्लास्ट के लिए तैयार।
वह अपने दोनों हाथों में ऊर्जा ब्लास्ट तैयार करता है और एक बड़े धमाके के साथ इसे वेजेटा पर अटैक करता है। धमाका इतना बड़ा होता है कि वह पूरे साइबोन्स को नष्ट कर देता है, लेकिन एक साइबोन्स पहाड़ के बीच में छिप जाता है। बाकी साइबोन्स मर चुके हैं, लेकिन ये आखिरी साइबोन्स वेजेटा और नापा के ऊपर आ जाता है और उन पर हमला करता है। अब धूल हट जाती है और सभी लोग खुश होते हैं। बुल्मा और सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। अब मास्टर रोसी को कुछ शंका होती है। गुहान कहता है कि वाकई में ये बहुत अच्छा शॉट था। क्रिलीन थक चुका है और एक साइबोन्स गुहान पर हमला करने आता है और पिकोलो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जोर से मुक्का मारता है, जिससे साइबोन्स हवा में गायब हो जाता है। अब सभी को लगता है कि वेजेटा और नापा को मार दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। धूल में से नापा और वेजेटा वापस आते हैं। वेजेटा कहता है, मैं तुम्हारे रिएक्शंस देखना चाहता था, जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। क्रिलीन कहता है, मैंने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अब सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वेजेटा कहता है कि अब नापा लड़ाई करेगा और वह अपनी ऊर्जा इतनी बड़ी कर देता है कि आसमान में बिजली कड़कने लगती है। नापा उसे उल्टी दिशा में घुमाकर नीचे गिरा देता है। चियातजू अपनी ऊर्जा बंद करता है और नापा की नजर उस पर पड़ती है। नापा एक ब्लास्ट छोड़ देता है, जिससे चियातजू घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। नापा फुल एनर्जी के साथ हमला करता है और टीएन को मारता है। वह जोर से वार करता है और अपने हाथ की ताकत से टीएन का हाथ तोड़ देता है। वेजेटा कहता है कि अच्छा काम किया नापा। तभी नापा अपनी एक हाथ की ऊर्जा को एक बड़े ब्लास्ट में बदल देता है। नापा उसे उल्टी दिशा में घुमाकर नीचे गिरा देते हैं। तभी चियात्सु बहुत घायल होता है और अपने अंतिम वर्ड्स बोलता है, मुझे हमेशा के लिए याद रखना, ये आखिरी बार है। इसके बाद एक बड़ा धमाका होता है और चियात्सु की मौत के साथ सभी लोग चिल्ला उठते हैं। पिकोलो खुश होता है कि ऐसे ही मरना होगा। वेजेटा कहता है, तुमने बहुत अच्छा लड़ा और अपनी शक्ति को अच्छे से कंट्रोल किया। नापा कहता है कि तुम्हें क्या लगा, इतने में मैं मर जाऊंगा? अभी तो बाकी सभी को खत्म करना बाकी है। अब हम देखते हैं कि गोकू अभी भी दौड़ रहा है। वह चिंतित है क्योंकि सभी लोग ठीक है, लेकिन उसे कोई अच्छा एहसास नहीं हो रहा। इसी समय पृथ्वी पर एक तूफान आ गया है, जहाँ पर एक युद्ध चल रहा है और बिजली कड़क रही है। वहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया है। अब हम देखते हैं कि तिएन बैकग्राउंड में है और गोकू के पास आने की वेट कर रहा है। नापा अभी भी खड़ा है और थोड़ा ठंडा हो चुका है। तिएन गुस्से में उसे देखता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गुहान और क्रिलीन भी गुस्से में हैं और तिएन सीधा नापा के साथ लड़ने लगता है। गुहान की लड़ाई देखकर नापा परेशान हो जाता है। नापा तिएन को एक जोर का मुक्का मार देता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। अब क्रिलीन बहुत गुस्से में आ जाता है और लड़ाई में शामिल हो जाता है। पिकोलो उसे कहता है कि हमें प्लान बनाना होगा। अब क्रिलीन और पिकोलो मिलकर एक योजना बनाते हैं। जैसे ही नापा का ध्यान भटकेगा वह उसे खत्म कर देंगे, लेकिन नापा बहुत ज्यादा ताकतवर है। पिकोलो कहता है कि हम देखेंगे और फिर वह लड़ाई में शामिल हो जाता है। नापा एक जोर का मुक्का मारता है, जिससे तिएन नीचे गिर जाता है। अब पिकोलो और क्रिलीन की प्लानिंग के मुताबिक वे नापा पर लगातार ऊर्जा ब्लास्ट करते हैं, लेकिन नापा उन पर हंसते हुए कहता है कि उनका हमला उसे प्रभावित नहीं कर सकता। इसी बीच गोकू आधे रास्ते तक पहुंच चुका है। वह एक सफाई कर्मचारी को भी देखता है और उसे आवाज देता है। वेजेटा का कहना है कि नापा को मारना नहीं चाहिए क्योंकि उसे ड्रैगन बॉल्स के बारे में पता है। वह पिकोलो और क्रिलीन को कहता है कि वह गोकू को बुलाना चाहता है, जो अब भी स्नेकवे के महल में है। अब वेजेटा गोकू को बचाने के लिए जल्दी आने के लिए कहता है। जब नापा फिर से हमला करने के लिए जाता है, वेजेटा सोचता है कि गोकू कौन है और क्या वह कुछ कर सकता है। नापा कहता है उसने रेडिट्स को हराया था और वह भी उसे हराएगा। इसी बीच क्रिलीन, गोहान और पिकोलो गोकू के देर से आने को लेकर बहुत टेंस्ड है। क्रिलीन कहता है कि गोकू को अब तक पहुंच जाना चाहिए था। वह सोचता है कि गोकू जिंदा भी है या नहीं। गोहान क्रिलीन को पुकारता है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। फिर वह पिकोलो को आवाज लगाता है, लेकिन पिकोलो भी कोई जवाब नहीं देता, जिससे गोहान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब क्रिलीन कहता है
अगर गोकू नहीं आ रहा तो हम यहाँ रुककर क्या करेंगे, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी पिकोलो कहता है अगर तुम भागना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। अगर इन्हें यहाँ नहीं रोका गया तो हमें भविष्य में इनका सामना करना ही पड़ेगा। तभी क्रिलीन कहता है गोकू की हमें अभी बहुत जरूरत है। गोकू तुम कहाँ हो, क्यों नहीं आ रहे? तभी हम दूसरी ओर देखते हैं गोकू अभी भी उड़ते हुए आ रहा है, लेकिन वह अब तक नहीं पहुँचा है किंग काई के प्लेनेट पर। किंग काई कहता है गोकू अब बहुत नजदीक पहुंच चुका है, बस थोड़ा और समय होल्ड कर लो, मैं आ रहा हूं। तभी क्रिलीन पिकोलो से पूछता है अब हमें क्या करना चाहिए। पिकोलो कहता है चाहे गोकू आए या ना, हमें इन दुश्मनों का सामना करना ही होगा। अब गोकू 2 घंटे में आ गया तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर नहीं आता तो हमें बहादुरी से लड़ना होगा। वहीं पिकोलो माफी मांगता है और कहता है मुझे खेद है दोस्तों, ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने खुद पर काबू पाया होता तो हम अभी भी जीवित होते। गोहान इसे सुनकर उदास हो जाता है, लेकिन पिकोलो उसे समझाता है तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम एक अच्छे बच्चे हो, फिर भी तुमने बहुत अच्छा लड़ाई की। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बहुत दूर भाग गया होता। गोहान अपनी ट्रेनिंग को याद करता है और कहता है मैं अभी भी डरा हुआ हूँ मुझे लगता है कि मैं अभी भी ट्रेनिंग में हूँ। पिकोलो उसे बताता है तुम्हारी ट्रेनिंग पहले ही पूरी हो चुकी है, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया है जो मुझे आता है, अब तुम घर जा सकते हो। लेकिन गोहान रुकने की कोशिश करता है और पिकोलो जवाब नहीं देता। नापा कहता है तुम कहीं नहीं जा सकते, अगर तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। गोहान कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे सिर्फ बाथरूम जाना है। नापा समझ नहीं पाता और गुस्से में चिल्लाता है। तभी एक न्यूज रिपोर्टर की गाड़ी पास आती है और रिपोर्टर बताता है कि अब तक 3 हीरोज मारे जा चुके हैं और 3 बचे हैं जो अभी लड़ाई नहीं कर रहे। न्यूज को देखने के बाद चीची घबरा जाती है और बेहोश हो जाती है। नापा इन सब से बोर हो जाता है और कहता है मुझे कुछ और फन चाहिए, और वह शहर पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। वह नेवी के जहाजों और कई अन्य चीजों को नष्ट कर देता है। अब किंग काई के प्लेनेट पर किंग काई कहता है गोकू जल्दी करो, हमें तुम्हारी जरूरत है। गोकू अब चेकिंग स्टेशन के पास पहुंचता है और फिर अंत में कोरिन के पास पहुंचता है, जहां वह सेंजू बीन्स लेता है और निम्बस पर उड़ते हुए दोस्तों की मदद के लिए दौड़ता है। तभी हम देखते हैं नापा को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है अब तक गोकू क्यों नहीं आया, क्या वह इतना डरपोक है? गोहान जवाब देता है मेरे पिताजी डरपोक नहीं है। तभी क्रिलीन कहता है गोकू तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। दूसरी तरफ गोकू कहता है फास्टर, बस फास्टर, हमें जल्दी पहुंचना है। उधर पिकोलो सोच रहा है जब तक गोकू नहीं आता तीनों को मिलकर इन दोनों को रोक कर रखना होगा। वह क्रिलीन से पूछता है क्या तुम रेडी हो इस प्लान के लिए? गोहान कहता है हाँ रेडी हूँ। फिर क्रिलीन कहता है ठीक है, मैं उसका ध्यान भटकाऊंगा और पिकोलो तुम उसकी पूंछ पकड़ो। गोहान कहता है फिर मैं उस पर हमला करूंगा। तभी हमें वेजेटा दिखाई देता है जो मुस्कुरा रहा है, उसे इस प्लान का अंदाजा हो चुका है और वह कहता है तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि तुम क्या सोच रहे हो। क्रिलीन दौड़ते हुए आता है और नापा के सामने ब्लास्ट करता है। इसी बीच पिकोलो नापा की पूंछ पकड़ता है और चिल्लाता है गोहान अभी। गोहान दौड़ता हुआ आता है, लेकिन नापा पिकोलो के सर पर जोर की कोनी मारता है जिससे पिकोलो नीचे गिर जाता है। गोहान जोर से चिल्लाता है पिकोलो उठो, लेकिन नापा कहता है अब तुम्हारी बारी है बच्चे। गोहान कहता है मेरे पिताजी सबसे ताकतवर है। अब नापा जवाब देता है तुम एक दिन शक्तिशाली बन जाओगे, लेकिन आज वो दिन नहीं है, और वह गोहान को जोर से मारता है। इस बीच मास्टर रोसी, बुल्मा और अन्य लोग टीवी पर न्यूज देख रहे हैं। चीची टेंशन होकर गोकू की मदद के लिए जाने की सोचती है, लेकिन मास्टर रोसी उसे रोकते हैं। बुल्मा एक पुरानी फोटो देखती है और कहती है हम कितने खुश हुआ करते थे। तभी हम देखते हैं लड़ाई के मैदान में नापा फिर से हमला करता है और गोहान को गिरा देता है। क्रिलीन नापा पर हमला करता है, लेकिन नापा उसे भी चोट पहुंचाता है। अब वेजेटा कहता है हमारे पास ज्यादा समय नहीं है नापा, इन्हें मार दो। लेकिन नापा जवाब देता है मुझे पता है, लेकिन मैं थोड़ा और खेलना चाहता हूँ। उधर गोकू उड़ते हुए कहता है मैं 2 शक्तिशाली ऊर्जा महसूस कर रहा हूँ और
दो कमजोर भी। इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है। वेजेटा भी गोकू की ओर आती हुई ऊर्जा को महसूस करता है और टेंस्ड हो जाता है। नापा कहता है, क्या यह संभव है? 5000 से भी ज्यादा पावर लेवल। गोकू की ऊर्जा को महसूस करते हुए पिक्कोलो और गोहान खुश होते हैं। गोकू आ रहा है, लेकिन नापा अभी भी लड़ाई करने के मूड में है। पिक्कोलो सोचता है, क्या मैं गोहान के लिए अपनी जान दे दूंगा? वह नापा के सामने खड़ा हो जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं चारों ओर धूल फैली हुई है। पिक्कोलो गोहान के सामने खड़ा है, जो सारी ऊर्जा को अपने अंदर कर रहा है। धूल हटते ही हम देखते हैं कि पिक्कोलो वहां खड़ा है, जो असल में मरने की कगार पर पहुंच चुका है। गोहान चिल्लाते हुए कहता है, पिक्कोलो उठ जाओ, तुम ऐसे नहीं मर सकते। दूसरी तरफ नापा गोहान के सामने आता है और कहता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही नापा गोहान पर हमला करने की कोशिश करता है, गोकू उड़ते हुए निम्बस के ऊपर से प्रकट होता है। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ जाती है। गोकू कहता है, अब मैं आ गया हूँ और अब सब कुछ ठीक होगा। सभी खुशी से मुस्कुरा उठते हैं। गोकू नापा की तरफ बढ़ता है, जो गोकू की शक्ति को कम आंकता है। नापा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को आसानी से चकमा दे देता है। तभी वेजेटा चौंक कर कहता है, इसकी पावर लेवल तो 9000 से भी ज्यादा हो चुकी है। नापा भी गोकू की ताकत से हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसी पावर लेवल तो कोई सयान नहीं कर सकता। गोकू नापा से कहता है, तुम दोनों के पास अभी भी एक रास्ता है, इस ग्रह को छोड़ के चले जाओ अभी के अभी। फॉर्चून टेलर बाबा कहती है, गोकू वापस आ गया है। सब लोग खुशी से भर जाते हैं। तभी नापा गोकू पर जोरदार मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसे फिर से उछाल देता है, जिससे नापा पहाड़ पर नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन किसी तरह खुद को संभाल लेता है। नापा फिर से गोकू पर हमला करने के लिए उड़ता है, जब वह हवा में होता है और गोकू जमीन पर खड़ा होता है। अब नापा एक बड़ी पावर जनरेट करता है और उसे गोकू की तरफ फेंकता है, लेकिन गोकू उस हमले को अपनी छाती पर झेल लेता है। अब धुआं हटता है और हमें दिखाया जाता है कि गोकू को कुछ भी नहीं हुआ। गोकू फिर से हवा में उड़कर नापा को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे नापा सीधा पहाड़ में टकराता है। इधर गोहान खुश होता है। गोकू पीछे मुड़कर देखता है और नापा अभी भी चट्टान से बाहर आकर गोकू पर हमला करने के लिए दौड़ता है। अब नापा गुस्से में कहता है, तुम एक लोअर क्लास सियान हो, तुम्हें लड़ना नहीं आता। गोकू मुस्कुराकर जवाब देता है, क्या तुमने कभी मुझसे ज्यादा पावर लेवल वाले से मुकाबला किया है? नापा और गुस्से में आ जाता है, गोकू की तरफ बढ़ता है। तभी वेजेटा चिल्लाता है, नापा रुक जाओ, तुम बहुत ज्यादा पागल हो रहे हो, थोड़ा कूल डाउन हो जाओ। नापा थोड़ा रिलैक्स होता है और खुद को राउंड 2 के लिए तैयार करता है। तभी वेजेटा सोचता है, इसकी पावर लेवल का कुछ पता नहीं चल रहा, इसके अंदर बहुत सारी पावर छिपी हुई है। गोकू कहता है, जब तुम्हारा मुंह बंद हो जाए तब मुझे बता देना, मैं तो हमेशा तैयार हूँ। वेजेटा सोचता है, ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है, लेकिन अगर इसे जल्दी खत्म करना है तो हमें कुछ करना होगा। गोकू और नापा के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार नापा अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन गोकू अपनी तेज गति और चतुराई से सभी हमले को टालता रहता है। नापा बहुत गुस्से में आकर अपने मुंह से एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है, लेकिन गोकू अपने हाथों से उस ब्लास्ट को रोक लेता है। अब वेजेटा देखता है कि गोकू की ताकत सामान्य नहीं है और वो सोचता है कि नापा को संभल कर रहना होगा। अब लड़ाई जारी रहती है और गोकू धीरे धीरे नापा की कमजोरी को समझता है। गोकू सोचता है, अब ज्यादा देर तक इस लड़ाई को खींचना सही नहीं। तभी वेजेटा नापा को ऑर्डर देता है, अब बहुत हो गया, वापस आ जाओ, अब मेरी बारी है। नापा गुस्से में कहता है, क्या कर रहे हो, मैं इसे धीरे धीरे मारूंगा। लेकिन वेजेटा कहता है, इस यूनिवर्स में सिर्फ यही एक इंसान है जो मुझे रोक सकता है, इसे देखते हुए मैं चुप नहीं रह सकता। तभी नापा फिर से गोकू की तरफ बढ़ता है, लेकिन इस बार गोकू उसे जोरदार मुक्का मारता है और उसे वेजेटा के पास फेंक देता है। वेजेटा नापा को बहुत दूर फेंककर मार डालता है। अब वेजेटा अपनी पूरी ताकत के साथ गोकू का सामना करने के लिए तैयार है। अब गोकू क्रिलीन और गोहान को मास्टर रोशी के पास जाने के लिए कहता है, क्योंकि आने वाली लड़ाई बहुत खतरनाक होने वाली है। गोकू गोहान और क्रिलीन को कहता है, तुम लोग मास्टर रोशी के पास चले जाओ, और वह वेजेटा को बैटलफील्ड से थोड़ी दूर ले जाता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि यदि
यहाँ कुछ होता है तो आसपास के इलाकों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए गोकू एक सुरक्षित जगह ढूंढता है जहाँ वह और वेजेटा लड़ सके। इधर हम देखते हैं क्रिलीन और गोहान बहुत टेंशन में हैं। क्रिलीन कहता है, गोहान तुम चिंता मत करो, तुम मेरे दोस्त हो और हमने बहुत अच्छा लड़ा। चलो तुम्हारे पिता की बात सुनो और मेरी भी बात मानो। हम मास्टर रोसी और तुम्हारे माँ से मिलते हैं। अब गोहान और क्रिलीन वहाँ से चले जाते हैं। गोकू को अब एक नई जगह मिल चुकी है जहाँ वह नीचे उतरता है। सामने के पहाड़ पर वेजेटा भी उतरता है। वेजेटा कहता है, सुनो ये आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं हूँ प्रिंस वेजेटा, सियांस का प्रिंस। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मेरे साथ जुड़ जाओ। यहाँ नापा अब नहीं है, मुझे एक अच्छे साथी की जरूरत है। तुम मेरे साथ आ सकते हो, हम प्लैनेट्स को जीत सकते हैं और तुम अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी हमें हाथ नहीं लगा सकता। तो क्या कहते हो? गोकू जवाब देता है, मेरे पास सब कुछ है, इसलिए मैं कहता हूँ नहीं। गोकू कहता है, मैंने देखा है कि तुम्हारे साथी भी तुम्हारे साथ काम करके खुश नहीं रहते। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। तभी हम देखते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस है, हवा चल रही है और दोनों ही एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। गोकू छलांग लगाता है और वेजेटा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वेजेटा आसानी से सभी हमले को डॉज कर लेता है। जैसे ही गोकू लात मारता है, वेजेटा दूर चला जाता है दूसरी जगह पर। गोकू भी उसका पीछा करता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वेजेटा दौड़कर आता है और एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे गोकू गिरने वाला होता है, लेकिन गोकू फिर से बचकर ऊपर चला जाता है। जैसे ही गोकू ऊपर जाता है, वह देखता है कि वेजेटा वहाँ नहीं है। वह उधर उधर देख रहा है, लेकिन वेजेटा अचानक उसके पीछे आ जाता है और फिर से हमला करता है। अब गोकू और वेजेटा के बीच हाथ से हाथ की लड़ाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। दोनों ही एक दूसरे के हमले को डॉज करने में माहिर हो चुके हैं, लेकिन इसी बीच वेजेटा गोकू के ऊपर हावी हो जाता है। वेजेटा लगातार गोकू पर घूंसे मार रहा है और गोकू को बहुत चोट पहुंच रही है। गोकू कहता है मैंने इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बीट कर सकता हूँ। वेजेटा जवाब देता है, क्या कह रहे हो? मैं एक दिलचस्प लड़ाई देखने के लिए आया था, लेकिन तुम तो बहुत कुछ कर ही नहीं रहे। अब गोकू अपनी एनर्जी को चार्ज करना शुरू करता है। वह कायोकेन अटैक का इस्तेमाल करके वेजेटा के खिलाफ करता है और जोरदार मुक्का वेजेटा के चेहरे पर मारता है। गोकू वेजेटा पर लगातार हमला करता रहता है और वेजेटा कुछ भी नहीं कर पा रहा। वेजेटा दूर चला जाता है और गायब हो जाता है। तभी वह सीधा गोकू के पास आकर उसे एक लात मारता है। वेजेटा कहता है, क्या हुआ? अटैक थोड़ा पुराना हो गया है क्या? कुछ नया ट्राई करो। अब गोकू कायोकेन को और बढ़ाता है। गोकू अब ट्रिपल कायोकेन का उपयोग करने की तैयारी कर रहा है और किंकाई कहता है, गोकू तुम यह नहीं झेल पाओगे, तुम्हारी बॉडी टुकड़ों में बदल जाएगी। लेकिन गोकू अपनी पावर लेवल को और बढ़ाता है और वेजेटा से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम सबसे ताकतवर हो? अब वेजेटा अपनी पूरी शक्ति से एनर्जी को जनरेट कर रहा है। चारों ओर की जमीन हिलने लगती है और हवा में बिजली जैसी चमक दिखाई देती है। गोकू और वेजेटा की इस लड़ाई को देखकर सभी लोग घबराए हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि गोहान और पिक्कोलो की ट्रेनिंग अभी भी चल रही है। गोहान बेचारा एक माउंटेन से गिरता है और चिल्ला के बोलता है, यार एक बार तो मुझे ऊपर ले लो, फिर दोबारा नहीं पूछूंगा। लेकिन पिक्कोलो जो असली टास्क मास्टर है उसे बिल्कुल भी नहीं सुनता। पिक्कोलो कहता है, बेटा ट्रेनिंग में कोई शॉर्टकट नहीं मिलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कामी को, जो दूर से पूरी लड़ाई को देख रहे हैं और बोलते हैं, वाकई में इनकी स्ट्रेंथ अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। उन्हें देख के लग रहा है जैसे कोई स्पोर्ट्स कोच अपने प्लेयर्स को मैदान में देखता है। अब हम चलते हैं किंग काई के प्लेनेट पर, जहां गोकू अब भी ट्रेनिंग कर रहा है। किंग काई के सामने गोकू अपनी कलाबाजी दिखाने में लगा हुआ है, जैसे कोई नया सर्कस आर्टिस्ट हो। अब तक किंग काई और गोकू दोनों ही थक चुके हैं, लेकिन उनकी फाइट अभी भी जारी है। किंग काई कहते हैं, गोकू तुम्हारी ट्रेनिंग अब लगभग खत्म हो चुकी है, ये कैसे पता चलेगा? किंग काई कहते हैं, एक सिंपल सी बात है, तुम्हें फिर से बबल को पकड़ना है।
बबल यानी वो वही मंकी। अब किंग काय टाइम सेट करते हैं और सिर्फ आधे सेकंड के अंदर गोकू बबल को पकड़ लेता है। किंग काय एक्साइटेड होके कहते हैं, अरे वाह, ये तो नया रिकॉर्ड है। फिर किंग काय कहते हैं, अब तुम्हें इस ग्रास होपर को पकड़ के दिखाना है। गोकू सिर्फ 1.5 सेकंड के अंदर ग्रास होपर को भी पकड़ लेता है और किंग काय बोलते हैं, अब तुम्हारा स्पीड बम्प की टेक्निक सीखने का टाइम आ गया है। गोकू अब किंग काय के प्लेनेट के ऊपर के लिविंग फॉर्म से एनर्जी लेता है और अपने हाथ के ऊपर स्पिरिट बॉल को रखकर कंट्रोल करता है, जैसे कोई सर्कस का जगलरी एक्ट कर रहा हो। किंग काय हैरान है और एक बड़ा सा पत्थर लेते हैं और गोकू पे फेंक देते हैं। गोकू बिना देखे सीधा पत्थर को तोड़ देता है। किंग काय इम्प्रेस होकर कहते हैं, अपनी आंखों से नहीं, अपने दिमाग से टारगेट करो। अब किंग काय कहते हैं, गोकू तुम्हारी ट्रेनिंग अब पूरी हो गई है, तुम वापस अपने प्लेनेट पर जा सकते हो। गोकू एक्साइटेडली कहता है, ये तो कमाल है। लेकिन किंग काय बोलते हैं, 1 मिनट रुको, मुझे सोचने दो। फिर किंग काय को याद आता है, यार तुम्हें वापस स्नेक वे से ही जाना पड़ेगा और स्नेक वे से वापस आने में 2 दिन लगेंगे। अगर मैं 2 दिन में नहीं पहुंचा तो सियांस पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। किंग काय समझाते हैं, जिंदा होने का वक्त आ चुका है। गोकू तुम मेरी पीठ पर हाथ रखो और किसी से कांटेक्ट करो जो तुम्हें जिंदा कर सके ड्रैगन बॉल्स की मदद से। गोकू किंग काय की पीठ पर हाथ रखता है और सीधा मास्टर रोसी से संपर्क करता है। इधर मास्टर रोसी जो टॉयलेट में कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, एकदम से आवाज सुनते हैं, मास्टर रोसी शॉक्ड होकर कहते हैं, गोकू तुम हो ये? गोकू कहता है, हाँ मैं हूँ मास्टर रोसी, आप मुझे अभी जिंदा करो क्योंकि सियांस कल ही आ रहे हैं। जब मास्टर रोसी और गोकू की बात हो रही होती है, किंग काय पीछे से कहते हैं, गोकू थोड़ा धीरे, मैं पुश हो रहा हूँ। इस बीच मास्टर रोसी, बुल्मा और दूसरे लोग सोच रहे हैं, ये मास्टर रोसी किससे बात कर रहे हैं, वो भी टॉयलेट में बैठ के। फटाफट रोसी अपनी पैंट पहनकर बाहर निकलते हैं और सबको बोलते हैं, हमें ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करके गोकू को अभी जिंदा करना होगा। ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा किया जा सकता है और सेनरो को बुलाया जाता है। मास्टर रोसी चिल्लाते हैं, ड्रैगन उठ जाओ और हमारी विश पूरी करो। सेनरोन एक बड़ा सा रोर करता है और सब लोग भटक जाते हैं। मास्टर रोसी कहते हैं, हमें गोकू को जिंदा करना है। सेनरोन बोलता है, तुम्हारी विश पूरी हो और डिसअपीयर हो जाता है। पिकोलो को अब सिग्नल मिलता है कि सियांस अब आने वाले हैं। वेजेटा और नापा अपने स्पेस पोर्ट से निकलते हैं और सीधा एक बिल्डिंग के ऊपर क्रैश लैंड करते हैं। सब लोग डर के मारे भाग रहे हैं और लोग चिल्लाने लगते हैं, एलियंस एलियंस। पिकोलो और गोहान भी तैयार हैं और अब सबको गोकू का इंतजार है क्योंकि वह ही उनकी मदद कर सकता है। अब गोकू फिर से जिंदा हो जाता है। किंग काय उसे एक नई पोशाक देते हैं जिससे गोकू बहुत खुश होता है। गोकू सबको धन्यवाद कहता है और एक शक्तिशाली छलांग लगाता है। किंग काय उसकी इस ताकत से बहुत प्रभावित होते हैं और कहते हैं, गोकू में वाकई में अद्भुत ताकत है। अब धरती पर सियान लैंड कर चुके हैं और लोग डर कर इधर उधर भाग रहे हैं। जैसे ही धुआं हटता है, लोग देखते हैं कि 2 स्पेसशिप्स गिरे हुए हैं। वेजेटा और नापा बाहर आते हैं और लोग चिल्लाने लगते हैं कि एलियंस आ गए हैं। इसी दौरान पिकोलो और गुहान को पता चलता है कि सयान आ चुके हैं। इधर हम देखते हैं कि बुल्मा अभी भी रो रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही। तभी उलोंग उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन खुद नीचे गिर जाता है। वह उठाने की कोशिश करता है और कहता है, उठो उठो, लेकिन वह उठ नहीं पाता क्योंकि वह बेहोश हो चुका है। उसे बिस्तर पर लिटा दिया जाता है। बुल्मा उसे देखती है और फिर से रोने लगती है। मास्टर रोसी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि शांति रखो, लेकिन बुल्मा चिल्लाते हुए कहती है, मैं इस साल शादी करने वाली थी, और फिर से फूट फूट कर रोने लगती है। मास्टर रोसी उसे याद दिलाते हैं कि हम ड्रैगन बॉल्स की मदद से उसे जिंदा कर सकते हैं। अब वह खुश हो जाती है और कहती है, धन्यवाद, आपने मुझे बताया। बुल्मा खड़ी हो जाती है और मास्टर रोसी के पीछे से सेल्स की आवाज आती है। बुल्मा गुस्से में उन पर एक मुक्का मार देती है और कहती है कि तुम कभी सुधरने वाले ऋषि नहीं हो। इधर क्रिलीन यमचा को उठाने की कोशिश करती है और फिर खड़ा हो जाता है, पूरी तरह से ब्लास्ट के लिए तैयार।
वह अपने दोनों हाथों में ऊर्जा ब्लास्ट तैयार करता है और एक बड़े धमाके के साथ इसे वेजेटा पर अटैक करता है। धमाका इतना बड़ा होता है कि वह पूरे साइबोन्स को नष्ट कर देता है, लेकिन एक साइबोन्स पहाड़ के बीच में छिप जाता है। बाकी साइबोन्स मर चुके हैं, लेकिन ये आखिरी साइबोन्स वेजेटा और नापा के ऊपर आ जाता है और उन पर हमला करता है। अब धूल हट जाती है और सभी लोग खुश होते हैं। बुल्मा और सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। अब मास्टर रोसी को कुछ शंका होती है। गुहान कहता है कि वाकई में ये बहुत अच्छा शॉट था। क्रिलीन थक चुका है और एक साइबोन्स गुहान पर हमला करने आता है और पिकोलो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जोर से मुक्का मारता है, जिससे साइबोन्स हवा में गायब हो जाता है। अब सभी को लगता है कि वेजेटा और नापा को मार दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। धूल में से नापा और वेजेटा वापस आते हैं। वेजेटा कहता है, मैं तुम्हारे रिएक्शंस देखना चाहता था, जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। क्रिलीन कहता है, मैंने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अब सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वेजेटा कहता है कि अब नापा लड़ाई करेगा और वह अपनी ऊर्जा इतनी बड़ी कर देता है कि आसमान में बिजली कड़कने लगती है। नापा उसे उल्टी दिशा में घुमाकर नीचे गिरा देता है। चियातजू अपनी ऊर्जा बंद करता है और नापा की नजर उस पर पड़ती है। नापा एक ब्लास्ट छोड़ देता है, जिससे चियातजू घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। नापा फुल एनर्जी के साथ हमला करता है और टीएन को मारता है। वह जोर से वार करता है और अपने हाथ की ताकत से टीएन का हाथ तोड़ देता है। वेजेटा कहता है कि अच्छा काम किया नापा। तभी नापा अपनी एक हाथ की ऊर्जा को एक बड़े ब्लास्ट में बदल देता है। नापा उसे उल्टी दिशा में घुमाकर नीचे गिरा देते हैं। तभी चियात्सु बहुत घायल होता है और अपने अंतिम वर्ड्स बोलता है, मुझे हमेशा के लिए याद रखना, ये आखिरी बार है। इसके बाद एक बड़ा धमाका होता है और चियात्सु की मौत के साथ सभी लोग चिल्ला उठते हैं। पिकोलो खुश होता है कि ऐसे ही मरना होगा। वेजेटा कहता है, तुमने बहुत अच्छा लड़ा और अपनी शक्ति को अच्छे से कंट्रोल किया। नापा कहता है कि तुम्हें क्या लगा इतने में मैं मर जाऊंगा? अभी तो बाकी सभी को खत्म करना बाकी है। अब हम देखते हैं कि गोकू अभी भी दौड़ रहा है। वह चिंतित है क्योंकि सभी लोग ठीक है, लेकिन उसे कोई अच्छा एहसास नहीं हो रहा। इसी समय पृथ्वी पर एक तूफान आ गया है, जहाँ पर एक युद्ध चल रहा है और बिजली कड़क रही है। वहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया है। अब हम देखते हैं कि टीएन बैकग्राउंड में है और गोकू के पास आने की वेट कर रहा है। नापा अभी भी खड़ा है और थोड़ा ठंडा हो चुका है। टीएन गुस्से में उसे देखता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गुहान और क्रिलीन भी गुस्से में हैं और टीएन सीधा नापा के साथ लड़ने लगता है। गुहान की लड़ाई देखकर नापा परेशान हो जाता है। नापा टीएन को एक जोर का मुक्का मार देता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। अब क्रिलीन बहुत गुस्से में आ जाता है और लड़ाई में शामिल हो जाता है। पिकोलो उसे कहता है कि हमें प्लान बनाना होगा। अब क्रिलीन और पिकोलो मिलकर एक योजना बनाते हैं। जैसे ही नापा का ध्यान भटकेगा वह उसे खत्म कर देंगे, लेकिन नापा बहुत ज्यादा ताकतवर है। पिकोलो कहता है कि हम देखेंगे और फिर वह लड़ाई में शामिल हो जाता है। नापा एक जोर का मुक्का मारता है, जिससे टीएन नीचे गिर जाता है। अब पिकोलो और क्रिलीन की प्लानिंग के मुताबिक वे नापा पर लगातार ऊर्जा ब्लास्ट करते हैं, लेकिन नापा उन पर हंसते हुए कहता है कि उनका हमला उसे प्रभावित नहीं कर सकता। इसी बीच गोकू आधे रास्ते तक पहुंच चुका है। वह एक सफाई कर्मचारी को भी देखता है और उसे आवाज देता है। वेजेटा का कहना है कि नापा को मारना नहीं चाहिए क्योंकि उसे ड्रैगन बॉल्स के बारे में पता है। वह पिकोलो और क्रिलीन को कहता है कि वह गोकू को बुलाना चाहता है, जो अब भी स्नेकवे के महल में है। अब वेजेटा गोकू को बचाने के लिए जल्दी आने के लिए कहता है। जब नापा फिर से हमला करने के लिए जाता है, वेजेटा सोचता है कि गोकू कौन है और क्या वह कुछ कर सकता है। नापा कहता है उसने रेडिट्स को हराया था और वह भी उसे हराएगा। इसी बीच क्रिलीन, गोहान और पिकोलो गोकू के देर से आने को लेकर बहुत टेंस्ड है। क्रिलीन कहता है कि गोकू को अब तक पहुंच जाना चाहिए था। वह सोचता है कि गोकू जिंदा भी है या नहीं। गोहान क्रिलीन को पुकारता है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। फिर वह पिकोलो को आवाज लगाता है, लेकिन पिकोलो भी कोई जवाब नहीं देता, जिससे गोहान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब क्रिलीन कहता है
अगर गोकू नहीं आ रहा तो हम यहाँ रुककर क्या करेंगे, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी पिकोलो कहता है अगर तुम भागना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। अगर इन्हें यहाँ नहीं रोका गया तो हमें भविष्य में इनका सामना करना ही पड़ेगा। तभी क्रिलीन कहता है गोकू की हमें अभी बहुत जरूरत है। गोकू तुम कहाँ हो, क्यों नहीं आ रहे? तभी हम दूसरी ओर देखते हैं गोकू अभी भी उड़ते हुए आ रहा है, लेकिन वह अब तक नहीं पहुँचा है किंग काई के प्लेनेट पर। किंग काई कहता है गोकू अब बहुत नजदीक पहुंच चुका है, बस थोड़ा और समय होल्ड कर लो, मैं आ रहा हूं। तभी क्रिलीन पिकोलो से पूछता है अब हमें क्या करना चाहिए? पिकोलो कहता है चाहे गोकू आए या ना, हमें इन दुश्मनों का सामना करना ही होगा। अब गोकू 2 घंटे में आ गया तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर नहीं आता तो हमें बहादुरी से लड़ना होगा। वहीं पिकोलो माफी मांगता है और कहता है मुझे खेद है दोस्तों, ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने खुद पर काबू पाया होता तो हम अभी भी जीवित होते। गोहान इसे सुनकर उदास हो जाता है, लेकिन पिकोलो उसे समझाता है तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम एक अच्छे बच्चे हो, फिर भी तुमने बहुत अच्छा लड़ाई की। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बहुत दूर भाग गया होता। गोहान अपनी ट्रेनिंग को याद करता है और कहता है मैं अभी भी डरा हुआ हूँ, मुझे लगता है कि मैं अभी भी ट्रेनिंग में हूँ। पिकोलो उसे बताता है तुम्हारी ट्रेनिंग पहले ही पूरी हो चुकी है, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया है जो मुझे आता है, अब तुम घर जा सकते हो। लेकिन गोहान रुकने की कोशिश करता है और पिकोलो जवाब नहीं देता। नापा कहता है तुम कहीं नहीं जा सकते, अगर तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। गोहान कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे सिर्फ बाथरूम जाना है। नापा समझ नहीं पाता और गुस्से में चिल्लाता है। तभी एक न्यूज रिपोर्टर की गाड़ी पास आती है और रिपोर्टर बताता है कि अब तक 3 हीरोज मारे जा चुके हैं और 3 बचे हैं जो अभी लड़ाई नहीं कर रहे। न्यूज को देखने के बाद चीची घबरा जाती है और बेहोश हो जाती है। नापा इन सब से बोर हो जाता है और कहता है मुझे कुछ और फन चाहिए, और वह शहर पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। वह नेवी के जहाजों और कई अन्य चीजों को नष्ट कर देता है। अब किंग काई के प्लेनेट पर किंग काई कहता है गोकू जल्दी करो, हमें तुम्हारी जरूरत है। गोकू अब चेकिंग स्टेशन के पास पहुंचता है और फिर अंत में कोरिन के पास पहुंचता है, जहां वह सेंजू बीन्स लेता है और निम्बस पर उड़ते हुए दोस्तों की मदद के लिए दौड़ता है। तभी हम देखते हैं नापा को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है अब तक गोकू क्यों नहीं आया, क्या वो इतना डरपोक है? गोहान जवाब देता है मेरे पिताजी डरपोक नहीं है। तभी क्रिलीन कहता है गोकू तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। दूसरी तरफ गोकू कहता है फास्टर, बस फास्टर, हमें जल्दी पहुंचना है। उधर पिकोलो सोच रहा है जब तक गोकू नहीं आता तीनों को मिलकर इन दोनों को रोक कर रखना होगा। वह क्रिलीन से पूछता है क्या तुम रेडी हो इस प्लान के लिए? गोहान कहता है हाँ रेडी हूँ। फिर क्रिलीन कहता है ठीक है, मैं उसका ध्यान भटकाऊंगा और पिकोलो तुम उसकी पूंछ पकड़ो। गोहान कहता है फिर मैं उस पर हमला करूंगा। तभी हमें विजेटा दिखाई देता है जो मुस्कुरा रहा है, उसे इस प्लान का अंदाजा हो चुका है और वह कहता है तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि तुम क्या सोच रहे हो। क्रिलीन दौड़ते हुए आता है और नापा के सामने ब्लास्ट करता है। इसी बीच पिकोलो नापा की पूंछ पकड़ता है और चिल्लाता है गोहान अभी। गोहान दौड़ता हुआ आता है, लेकिन नापा पिकोलो के सर पर जोर की कोनी मारता है जिससे पिकोलो नीचे गिर जाता है। गोहान जोर से चिल्लाता है पिकोलो उठो, लेकिन नापा कहता है अब तुम्हारी बारी है बच्चे। गोहान कहता है मेरे पिताजी सबसे ताकतवर है। अब नापा जवाब देता है तुम एक दिन शक्तिशाली बन जाओगे, लेकिन आज वो दिन नहीं है, और वह गोहान को जोर से मारता है। इस बीच मास्टर रोसी, बुल्मा और अन्य लोग टीवी पर न्यूज देख रहे हैं। चीची टेंशन होकर गोकू की मदद के लिए जाने की सोचती है, लेकिन मास्टर रोसी उसे रोकते हैं। बुल्मा एक पुरानी फोटो देखती है और कहती है हम कितने खुश हुआ करते थे। तभी हम देखते हैं लड़ाई के मैदान में नापा फिर से हमला करता है और गोहान को गिरा देता है। क्रिलीन नापा पर हमला करता है, लेकिन नापा उसे भी चोट पहुंचाता है। अब विजेटा कहता है हमारे पास ज्यादा समय नहीं है नापा, इन्हें मार दो। लेकिन नापा जवाब देता है मुझे पता है, लेकिन मैं थोड़ा और खेलना चाहता हूँ। उधर गोकू उड़ते हुए कहता है मैं 2 शक्तिशाली ऊर्जा महसूस कर रहा हूँ और
दो कमजोर भी। इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है। वेजेटा भी गोकू की ओर आती हुई ऊर्जा को महसूस करता है और टेंस्ड हो जाता है। नापा कहता है, क्या यह संभव है? 5000 से भी ज्यादा पावर लेवल। गोकू की ऊर्जा को महसूस करते हुए पिक्कोलो और गोहान खुश होते हैं। गोकू आ रहा है, लेकिन नापा अभी भी लड़ाई करने के मूड में है। पिक्कोलो सोचता है, क्या मैं गोहान के लिए अपनी जान दे दूंगा? वह नापा के सामने खड़ा हो जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं चारों ओर धूल फैली हुई है। पिक्कोलो गोहान के सामने खड़ा है, जो सारी ऊर्जा को अपने अंदर कर रहा है। धूल हटते ही हम देखते हैं कि पिक्कोलो वहां खड़ा है, जो असल में मरने की कगार पर पहुंच चुका है। गोहान चिल्लाते हुए कहता है, पिक्कोलो उठ जाओ, तुम ऐसे नहीं मर सकते। दूसरी तरफ नापा गोहान के सामने आता है और कहता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही नापा गोहान पर हमला करने की कोशिश करता है, गोकू उड़ते हुए निम्बस के ऊपर से प्रकट होता है। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ जाती है। गोकू कहता है, अब मैं आ गया हूँ और अब सब कुछ ठीक होगा। सभी खुशी से मुस्कुरा उठते हैं। गोकू नापा की तरफ बढ़ता है, जो गोकू की शक्ति को कम आंकता है। नापा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को आसानी से चकमा दे देता है। तभी वेजेटा चौंक कर कहता है, इसकी पावर लेवल तो 9000 से भी ज्यादा हो चुकी है। नापा भी गोकू की ताकत से हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसी पावर लेवल तो कोई सयान नहीं कर सकता। गोकू नापा से कहता है, तुम दोनों के पास अभी भी एक रास्ता है, इस ग्रह को छोड़ के चले जाओ अभी के अभी। फॉर्चून टेलर बाबा कहती है, गोकू वापस आ गया है। सब लोग खुशी से भर जाते हैं। तभी नापा गोकू पर जोरदार मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसे फिर से उछाल देता है, जिससे नापा पहाड़ पर नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन किसी तरह खुद को संभाल लेता है। नापा फिर से गोकू पर हमला करने के लिए उड़ता है, जब वह हवा में होता है और गोकू जमीन पर खड़ा होता है। अब नापा एक बड़ी पावर जनरेट करता है और उसे गोकू की तरफ फेंकता है, लेकिन गोकू उस हमले को अपनी छाती पर झेल लेता है। अब धुआं हटता है और हमें दिखाया जाता है कि गोकू को कुछ भी नहीं हुआ। गोकू फिर से हवा में उड़कर नापा को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे नापा सीधा पहाड़ में टकराता है। इधर गोहान खुश होता है। गोकू पीछे मुड़कर देखता है और नापा अभी भी चट्टान से बाहर आकर गोकू पर हमला करने के लिए दौड़ता है। अब नापा गुस्से में कहता है, तुम एक लोअर क्लास सियान हो, तुम्हें लड़ना नहीं आता। गोकू मुस्कुराकर जवाब देता है, क्या तुमने कभी मुझसे ज्यादा पावर लेवल वाले से मुकाबला किया है? नापा और गुस्से में आ जाता है, गोकू की तरफ बढ़ता है। तभी वेजेटा चिल्लाता है, नापा रुक जाओ, तुम बहुत ज्यादा पागल हो रहे हो, थोड़ा कूल डाउन हो जाओ। नापा थोड़ा रिलैक्स होता है और खुद को राउंड 2 के लिए तैयार करता है। तभी वेजेटा सोचता है, इसकी पावर लेवल का कुछ पता नहीं चल रहा, इसके अंदर बहुत सारी पावर छिपी हुई है। गोकू कहता है, जब तुम्हारा मुंह बंद हो जाए तब मुझे बता देना, मैं तो हमेशा तैयार हूँ। वेजेटा सोचता है, ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है, लेकिन अगर इसे जल्दी खत्म करना है तो हमें कुछ करना होगा। गोकू और नापा के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार नापा अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन गोकू अपनी तेज गति और चतुराई से सभी हमले को टालता रहता है। नापा बहुत गुस्से में आकर अपने मुंह से एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है, लेकिन गोकू अपने हाथों से उस ब्लास्ट को रोक लेता है। अब वेजेटा देखता है कि गोकू की ताकत सामान्य नहीं है और वो सोचता है कि नापा को संभल कर रहना होगा। अब लड़ाई जारी रहती है और गोकू धीरे धीरे नापा की कमजोरी को समझता है। गोकू सोचता है, अब ज्यादा देर तक इस लड़ाई को खींचना सही नहीं। तभी वेजेटा नापा को ऑर्डर देता है, अब बहुत हो गया, वापस आ जाओ, अब मेरी बारी है। नापा गुस्से में कहता है, क्या कर रहे हो, मैं इसे धीरे धीरे मारूंगा। लेकिन वेजेटा कहता है, इस यूनिवर्स में सिर्फ यही एक इंसान है जो मुझे रोक सकता है, इसे देखते हुए मैं चुप नहीं रह सकता। तभी नापा फिर से गोकू की तरफ बढ़ता है, लेकिन इस बार गोकू उसे जोरदार मुक्का मारता है और उसे वेजेटा के पास फेंक देता है। वेजेटा नापा को बहुत दूर फेंक कर मार डालता है। अब वेजेटा अपनी पूरी ताकत के साथ
गोकू का सामना करने के लिए तैयार है। अब गोकू क्रिलीन और गोहान को मास्टर रोशी के पास जाने के लिए कहता है क्योंकि आने वाली लड़ाई बहुत खतरनाक होने वाली है। गोकू गोहान और क्रिलीन को कहता है तुम लोग मास्टर रोशी के पास चले जाओ और वह वेजेटा को बैटलफील्ड से थोड़ी दूर ले जाता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि यदि यहाँ कुछ होता है तो आसपास के इलाकों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए गोकू एक सुरक्षित जगह ढूंढता है जहाँ वह और वेजेटा लड़ सके। इधर हम देखते हैं क्रिलीन और गोहान बहुत टेंशन में हैं। क्रिलीन कहता है गोहान तुम चिंता मत करो, तुम मेरे दोस्त हो और हमने बहुत अच्छा लड़ा। चलो तुम्हारे पिता की बात सुनो और मेरी भी बात मानो। हम मास्टर रोशी और तुम्हारे माँ से मिलते हैं। अब गोहान और क्रिलीन वहाँ से चले जाते हैं। गोकू को अब एक नई जगह मिल चुकी है जहाँ वह नीचे उतरता है। सामने के पहाड़ पर वेजेटा भी उतरता है। वेजेटा कहता है सुनो, ये आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं हूँ प्रिंस वेजेटा, सियांस का प्रिंस। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मेरे साथ जुड़ जाओ। यहाँ नापा अब नहीं है, मुझे एक अच्छे साथी की जरूरत है। तुम मेरे साथ आ सकते हो, हम प्लैनेट्स को जीत सकते हैं और तुम अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी हमें हाथ नहीं लगा सकता। तो क्या कहते हो? गोकू जवाब देता है मेरे पास सब कुछ है, इसलिए मैं कहता हूँ नहीं। गोकू कहता है मैंने देखा है कि तुम्हारे साथी भी तुम्हारे साथ काम करके खुश नहीं रहते। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। तभी हम देखते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस है, हवा चल रही है और दोनों ही एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। गोकू छलांग लगाता है और वेजेटा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वेजेटा आसानी से सभी हमले को डॉज कर लेता है। जैसे ही गोकू लात मारता है, वेजेटा दूर चला जाता है दूसरी जगह पर। गोकू भी उसका पीछा करता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वेजेटा दौड़कर आता है और एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे गोकू गिरने वाला होता है, लेकिन गोकू फिर से बचकर ऊपर चला जाता है। जैसे ही गोकू ऊपर जाता है, वह देखता है कि वेजेटा वहाँ नहीं है। वह उधर उधर देख रहा है, लेकिन वेजेटा अचानक उसके पीछे आ जाता है और फिर से हमला करता है। अब गोकू और वेजेटा के बीच हाथ से हाथ की लड़ाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। दोनों ही एक दूसरे के हमले को डॉज करने में माहिर हो चुके हैं, लेकिन इसी बीच वेजेटा गोकू के ऊपर हावी हो जाता है। वेजेटा लगातार गोकू पर घूंसे मार रहा है और गोकू को बहुत चोट पहुंच रही है। गोकू कहता है मैंने इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बीट कर सकता हूँ। वेजेटा जवाब देता है क्या कह रहे हो? मैं एक दिलचस्प लड़ाई देखने के लिए आया था, लेकिन तुम तो बहुत कुछ कर ही नहीं रहे। अब गोकू अपनी एनर्जी को चार्ज करना शुरू करता है। वह कायोकेन अटैक का इस्तेमाल करके वेजेटा के खिलाफ करता है और जोरदार मुक्का वेजेटा के चेहरे पर मारता है। गोकू वेजेटा पर लगातार हमला करता रहता है और वेजेटा कुछ भी नहीं कर पा रहा। वेजेटा दूर चला जाता है और गायब हो जाता है। तभी वह सीधा गोकू के पास आकर उसे एक लात मारता है। वेजेटा कहता है क्या हुआ, अटैक थोड़ा पुराना हो गया है क्या? कुछ नया ट्राई करो। अब गोकू कायोकेन को और बढ़ाता है। गोकू अब ट्रिपल कायोकेन का उपयोग करने की तैयारी कर रहा है और किंकाई कहता है गोकू तुम यह नहीं झेल पाओगे, तुम्हारी बॉडी टुकड़ों में बदल जाएगी। लेकिन गोकू अपनी पावर लेवल को और बढ़ाता है और वेजेटा से कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम सबसे ताकतवर हो? अब वेजेटा अपनी पूरी शक्ति से एनर्जी को जनरेट कर रहा है। चारों ओर की जमीन हिलने लगती है और हवा में बिजली जैसी चमक दिखाई देती है। गोकू और वेजेटा की इस लड़ाई को देखकर सभी लोग घबराए हुए हैं। तो अब हम देखते हैं गोकू वेजेटा पे अटैक करने के लिए रेडी होता है और बुल्मा उसकी लेवल काउंट कर रही होती है। लेवल इतना ज्यादा होता है कि बुल्मा का गैजेट ब्लास्ट हो जाता है और इसके बाद किंग काई कहते हैं कि इसे मैं सेकंड लेवल यूज नहीं करने दे रहा था, ये तो थर्ड लेवल यूज कर रहा है, क्या गोकू इसे संभाल पाएगा? और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू की बॉडी पंप होने लगती है और वो एनर्जी चार्ज करने लगता है अटैक के लिए और वो सीधा उड़कर वेजेटा के पास जाने लगता है। आसपास के सारे पहाड़ हिलने लगते हैं। गोकू का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आसपास के जितने भी पहाड़ है वे सारे हिलने लगते हैं। अब गोकू उड़कर सीधा वेजेटा को एक घुसंड मारता है और इस अटैक से वेजेटा नीचे गिरने वाला होता है। वो जैसे ही नीचे गिरने वाला होता है, गोकू उसे फिर से मारने के लिए आगे बढ़ता है,
पर वेजेटा फिर से खड़ा हो जाता है। अब वेजेटा गोकू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वह जैसे ही गोकू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, गोकू उसे जोर का एक किक मारता है, जिससे वेजेटा पहाड़ पे जाके टकरा जाता है। और याजीरो छुप के सारी फाइट देख रहा होता है और ये सोचता है कि गोकू वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है। अब वेजेटा पहाड़ तोड़कर गोकू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी गोकू वेजेटा के पेट पर एक जोर का पंच मारता है, जिससे वेजेटा के मुंह से खून निकलने लगता है और वो ये सोचता है कि यार गोकू तो वाकई में बहुत ही पावरफुल हो गया है। तभी वेजेटा ऊपर के एक पहाड़ पे चढ़ जाता है और गोकू को ऊपर से देख रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है कामे हाउस की तरफ, जहाँ पे वो सारे डिवाइस को चेक कर रहे होते हैं कि ये डिवाइस आखिरकार क्यों फट गया। तभी हम देखते हैं कि फॉर्चून बाबा अभी भी क्रिस्टल बॉल को देखने में लगी हुई है। तभी हम देखते हैं बुल्मा को, जो कि उस डिवाइस को फिक्स करने में लगी हुई है, पर ये नहीं पता कि वो इस डिवाइस को ठीक भी कर पाएगी कि नहीं। तभी मास्टर रोसी कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि गोकू शायद फाइट जीत गया हो, इसलिए वो डिवाइस टूट गया। तभी हम देखते हैं वेजेटा को, जो कि गोकू को एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गोकू उसके पंच को रोक लेता है और उसके बाद वेजेटा गोकू के ऊपर आ जाता है और गोकू फिर से उसके पेट पर एक जोर का घूसा मारता है और वेजेटा जोर से चिल्लाता है, यार ये आखिर है क्या चीज। वेजेटा को इतना जोर का मुक्का लगता है कि वो नीचे जमीन पर गिरकर अपने पेट को पकड़कर रोने लगता है। गोकू वेजेटा पे इतना ज्यादा पावरफुल अटैक करता है कि उसके मसल में पेन होने लगती है। तभी वेजेटा खड़ा होता है और कहता है कि तूने अभी मेरी ट्रू पावर देखी नहीं है ना। तभी वेजेटा अपने ग्लव्स निकालने वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो ग्लव्स निकालता है वो देखता है कि उसकी ग्लव्स पे खून लगे हुए हैं। तभी वो कहता है, अब बस बहुत हुआ, मैं इसके साथ साथ इस प्लेनेट को भी तबाह कर दूंगा। तभी वेजेटा ऊपर जाकर अपनी पावर लेवल को बढ़ाता है और इसके बाद और याजीरो ये सब देखकर पीछे छिप जाता है। तभी गोकू समझ जाता है कि वेजेटा उस पे अटैक करने वाला है और इसके लिए वो कायोकेन अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और तभी गोकू कायोकेन अटैक के साथ साथ कामेहामेहा मूव भी यूज करता है। अब दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं और गोकू कहता है कि इससे पहले वो कायोकेन अटैक के साथ साथ कामेहामेहा मूव कभी भी यूज नहीं किया, तो शायद ये अटैक उसे रोक सके। ये अटैक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि आसपास अंधेरा छा जाता है और सारे पहाड़ टूटने लगते हैं। तभी हम फॉर्चून बाबा को देखते हैं, जो कि अभी भी उस बॉल को देख रही होती है। उस बॉल में बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, जिससे मास्टर रोसी ये कहते हैं कि जरूर वहाँ पे गोकू और वेजेटा के बीच में बहुत ही पावरफुल लड़ाई चल रही होगी। तभी वहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं वे टूटने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि वेजेटा और गोकू की लड़ाई अभी भी चल रही है और किंग काय सोचते हैं कि ये मूव वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब गोकू सीधा वेजेटा पे अटैक करता है, जिससे वेजेटा सीधा ऊपर चला जाता है। तभी याजीरो गोकू के पास आता है और वह पूछता है गोकू से कि क्या वे ठीक है। तभी गोकू याजीरो से पूछता है कि यार तुम कहाँ से आए। तभी याजीरो उसे कहता है, यार मैं तो यहीं पे था, बस तुम दोनों की फाइट से थोड़ा सा डर गया था, इसलिए मैं पीछे ही खड़ा था। तभी याजीरो गोकू से कहता है कि अब हम बन गए इस यूनिवर्स के रखवाले, लेकिन गोकू उससे कहता है कि वह अभी भी मरा नहीं होगा। तभी गोकू उसे कहता है कि उसे लगता है कि वह अभी आने वाला है। तभी याजीरो कहता है कि ठीक है, अगर वह आने ही वाला है तो मैं जाता हूँ यहाँ से, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तभी गोकू देखता है कि याजीरो 9-2-11 हो चुका है। तभी हम वेजेटा को देखते हैं, जो कि उस वेब के अंदर अभी भी फंसा हुआ है, पर थोड़ी ही देर में उस वेब से वह बाहर निकल जाता है। तभी वेजेटा कहता है कि मुझे अब मून ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे मून मिल गया तो मैं एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाऊंगा और मैं इस पूरी पृथ्वी को तबाह कर दूंगा। और यही एक रास्ता है गोकू और इस प्लेनेट को तबाह करने का। और इसके बाद वेजेटा आसपास मून को ढूंढने लगता है और वो कहता है, यार मून का तो टाइम हो गया, लेकिन मून कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तभी वेजेटा सोचता है कि क्या हुआ अगर मून नहीं मिला तो मेरे पास दूसरा भी रास्ता है। तभी किंग काय उसकी बातें सुन लेते हैं और वो कहते हैं कि अगर वेजेटा को मून मिल गया तो वह एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएगा
जाएगा और वह इस पूरी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी हम गोकू को देखते हैं जो कि अभी भी ऊपर देख रहा होता है वेजेटा को। तभी वेजेटा नीचे आ जाता है और गोकू से कहता है कि अगर तूने मून को डिस्ट्रॉय कर दिया है तो क्या हुआ, मैं अभी भी मॉन्स्टर बन सकता हूँ और मेरी पावर अनलिमिटेड हो जाएगी। तभी गोकू उससे कहता है मून ये क्या होता है। तभी वेजेटा गोकू से कहता है अच्छा तुम्हारी पूछ नहीं है ना इसलिए तुम नहीं समझोगे। तभी वेजेटा गोकू से कहता है कि तुम अब देखो मेरी ट्रू पावर। तभी वेजेटा एक एनर्जी क्रिएट करता है और उसे आसमान में फेंक देता है और वह एक तरह से मून का काम करता है। इधर गोकू को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये आखिरकार चल क्या रहा है और इधर वेजेटा एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रहा है। तभी किंग काय कहते हैं कि अगर वेजेटा मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया तो गोकू उसे कभी भी रोक नहीं पाएगा और इधर वेजेटा धीरे धीरे मॉन्स्टर में कन्वर्ट होता जा रहा है। तभी हम क्रिलिन को देखते हैं जो कि अपने घर की तरफ जा रहे हैं जहां क्रिलिन को अभी भी डर सता रहा है गोकू का। इधर वेजेटा धीरे धीरे मॉन्स्टर में कन्वर्ट होता जा रहा है और गोकू को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या हो रहा है और वह वेजेटा को देखकर शॉक्ड हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि शाम होने वाला है और गोहान और गोकू घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी क्रिलिन को कुछ दिखता है। तभी गोहान भी वहां देखता है और दोनों को एक चमकते हुए लाइट दिखाई देती है और गोहान सोचता है कि वह उसकी डैड की पावर नहीं है। तभी वेजेटा एक बड़े से मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और गोकू सोचता है अरे भाई बाप रे इसे कैसे हराया जाए। तभी गोकू स्पिरिट बॉल का यूज करने के बारे में सोचता है पर वेजेटा अपने बड़े पैरों के बल से उसे कुचलने की कोशिश करता है और गोकू उसके हर एक अटैक को डॉज करता है। तभी गोहान सोचता है कि शायद उसके डैड वेजेटा को हरा नहीं पाएंगे इसलिए उसे जाना चाहिए पर क्रिलिन उसे समझाता है कि नहीं उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए। तभी क्रिलिन कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम जाओगे और वेजेटा को रोक लोगे? नहीं, गोकू अकेला ही उसके लिए काफी है, वो बहुत ही पावरफुल है। समझो गोहान, चलो हम घर चलते हैं। तभी गोहान कहता है नहीं मुझे कुछ अलग सा फील हो रहा है, मुझे अब डैड के पास वापस जाना ही होगा। अब गोहान क्रिलिन की सुनता नहीं है और वो सीधा गोकू की तरफ बढ़ने लगता है। अब मजबूरी में क्रिलिन को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। तभी हम वेजेटा को देखते हैं जो कहता है कैकारोट अब तो तुम फिनिश होने वाले हो। तभी वह गोकू को एक मुक्का मारने की कोशिश करता है पर गोकू छुप जाता है और वेजेटा सारे पहाड़ को तोड़ने लगता है। अब गोकू ऊपर जाता है और वेजेटा को ध्यान से देखता है। तभी उसे याद आता है कि इस मॉन्स्टर को उसने पहले कभी देखा है। तभी उसे याद आता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मैं ही था जहाँ पे मैंने अपने ग्रैंडफादर को भी मारा था। तभी वह सोचता है कि उसके दोस्तों ने उसे उसकी पूंछ के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। उस पूंछ की मदद से वह एक बड़ा सा मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता था। तभी उसे अपने ग्रैंडपा की बात याद आ जाती है कि बड़े से मून को देखना नहीं है और ना ही उसके पास जाना है और तुम घर पे ही रहोगे, कहीं पे भी नहीं जाओगे। तभी कामे को दिखाया जाता है जो कहता है इस पूंछ का मतलब कुछ और ही होने वाला है आगे चल के और वह अपने दादाजी के बारे में सोचने लगता है कि काश वह उन्हें वापस ले आता। तभी वेजेटा गोकू की तरफ आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि याजीरो वहाँ पे आ जाता है और सोचता है कि वेजेटा वाकई में बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है तो उसे गोकू की मदद करनी होगी। तभी हम देखते हैं कि गोकू किसी जगह की तलाश में है ताकि वह स्पिरिट बॉल का यूज कर सके। तभी उसे जगह मिल जाती है और वह स्पिरिट बॉल का यूज करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि किंग काय उसे कहते हैं कि गोकू तुम इसे अच्छे से यूज करना, ये अगर एक बार फेल हो गया तो तुम इसे दोबारा यूज नहीं कर पाओगे। तभी हम देखते हैं कि गोकू सारी लिविंग थिंग्स से पावर लेने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे वेजेटा आ जाता है और गोकू को दूसरी तरफ फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू अपनी कायोकेन एनर्जी की मदद से वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन वेजेटा अपनी पूंछ से उस पे अटैक करता है। उसके बाद वह उसे एक जोरदार लात मारता है जिससे गोकू को बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है। तभी हम कामे हाउस की तरफ देखते हैं जहाँ ये सारे मैच देखने में लगे हुए हैं। उन्हें थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स दिख रही है। तभी चीची कहती है कि हमें कुछ दिखाई देगा भी कि नहीं। तभी उन्हें गोकू दिखाई देता है जो कि जमीन पे लेटा हुआ है और वह बहुत ही ज्यादा घायल है। तभी मास्टर रोसी कहते हैं कि ये वेजेटा तो बहुत ही ज्यादा
पावरफुल हो गया है और एक बड़े से मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया है। अब गोकू की तो खैर नहीं। तभी चीची फॉर्चून मास्टर को कहती है कि मुझे पूरा मैच देखना है। तभी उन्हें वहाँ पे याजीरो दिखता है। तभी चीची कहती है कि याजीरो वहाँ पे क्या कर रहा है, उसे गोकू की मदद करनी चाहिए। तभी चीची गुस्से में आकर कहती है कि उसे गोहान कहीं पे भी नजर नहीं आया है। तभी हम गोहान और क्रिलिन को देखते हैं जो कि गोकू की तरफ बढ़ रहे हैं और गोहान कहता है कि डोंट वरी डैड, हम लोग आ रहे हैं। तभी क्रिलिन मन ही मन सोच रहा होता है कि गोहान गोकू की तरफ बनता जा रहा है और वह मुस्कुराता है। तभी गोकू सोचता है कि अगर उसे थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो वह कुछ कर सकता है। तभी गोकू को एक बड़ा सा मून दिखाई देता है और वेजेटा गोकू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी गोकू अपने सोलर फ्लेयर टेक्निक का यूज करता है जिससे वेजेटा को कुछ भी नजर नहीं आता। इससे गोकू को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है वेजेटा को समझने का। तभी वह वहाँ से थोड़ी दूर चला जाता है और कुछ सोचता है और वह अपनी एनर्जी को गेन करता है। तभी वह अपने दोनों हाथों को ऊपर करता है और कहता है, हे धरती माँ, मुझे शक्ति दो और जितने भी लिविंग थिंग्स है मुझे अपनी पावर दो ताकि मैं इस मॉन्स्टर को हरा सकूं। और ऐसा करने से जितने भी लिविंग थिंग्स है उनमें से थोड़ी थोड़ी एनर्जी गेन करता है। और तभी हम देखते हैं कि फूल, पौधे, पानी सभी में से एनर्जी उसकी तरफ आगे बढ़ती है। तभी हम वेजेटा को देखते हैं जिसे अभी भी कुछ नजर नहीं आ रहा और वो जोर जोर से चिल्लाई जा रहा है और वो कहता है कि गोकू, आखिरकार तुमने मेरे साथ क्या किया, मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। और उधर याजीरो खड़ा होकर सोचता है कि इतनी पावर गोकू के पास है तो मेरी गोकू की क्या ही जरूरत होगी। तभी हम देखते हैं कि प्लेनेट पे जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है वह गोकू को अपनी अपनी एनर्जी दे रही होती है। तभी वेजिटा की आंख खुलती है पर उसे अभी भी कुछ नजर नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं कि गोकू को सारी एनर्जी मिल चुकी है और वेजिटा अब उसे देख लेता है। तभी गोकू उस सारी एनर्जी को गेन करके एक स्पिरिट बॉल बना लेता है ताकि वह वेजिटा को खत्म कर सके। तभी वेजिटा अचानक से अपना मुंह खोलता है और एक एनर्जी ब्लास्ट करता है गोकू की तरफ। जैसे ही गोकू उस पे अटैक करने वाला होता है वेजिटा उससे पहले उस पे अटैक कर देता है। तभी एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और गोहान और क्रिलिन भी उस ब्लास्ट को महसूस कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि अब चारों तरफ से धूल हट चुकी है और गोकू को बहुत ही ज्यादा चोट लगी है और उससे उठा भी नहीं जाता। तभी वेजिटा वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि कैकरोट, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? तभी गोकू खड़ा होता है और कहता है कि क्या हुआ, मेरे हाथ टूट गए तो, लेकिन अभी भी मेरे अंदर बहुत एनर्जी है। तभी वेजिटा उसे एक जोर का लात मारता है जिससे गोकू पहाड़ से जाकर टकरा जाता है और वेजिटा उस पर एक के बाद एक अटैक करते जा रहा है। तभी हम क्रिलिन और गोहान को देखते हैं जो कि तेजी से गोकू की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि अब उन्हें पता लग गया है कि गोकू खतरे में है और उसकी पावर भी बहुत डाउन हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा अपने बड़े से पैरों से गोकू के पैर को कुचलने की कोशिश करता है और इससे गोकू के पैर टूट जाते हैं और वेजिटा कहता है, उप्स, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तभी क्रिलिन गोहान को कहता है कि हमें जल्दी से गोकू के पास पहुंचना होगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गोकू बहुत ही बड़े खतरे में है। तभी वेजिटा गोकू को कहता है कि कैकरोट, अब तुम मरने वाले हो। तभी वह अपनी एक उंगली निकालता है और गोकू को मारने की कोशिश करता है। तभी गोकू अपनी एनर्जी बॉल से वेजिटा के आंखों पर अटैक करता है और उसकी आंखें फोड़ देता है और इसके बाद वेजिटा जोर जोर से दोनों आंखों को पकड़कर रोने लगता है और गोकू कहता है कि ये मेरा आखिरी अटैक था। तभी हम देखते हैं कि गोकू उठने की कोशिश करता है पर उसके पैर टूटे होने के कारण वह उठ नहीं पाता और वेजिटा उसे अपनी उंगली से पकड़ने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू को अपने दोनों उंगलियों से पकड़ लेता है और उसे जोर से दबाने की कोशिश करता है और गोकू जोर से चीखने लगता है।